अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं और ठीक ठाक तो होंगे। और कल के मैच के बाद तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन कल के मैच की होगी बात कुछ देर बाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि सफाई सुथराई और अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसके ऊपर नज़र रखना, साफ़ सुथरा रखना और तमाम तर चीज़ों को देखना और अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना कि अगर कोई और कचरा फैला रहा है तो कम से कम हम बीइंग अ इंडिविजुअल उस जगह को साफ़ रखें, तो उससे तमाम तर चीज़ें जो है वो बेहतर रहेंगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक दूसरे के चक्कर में कि वो नहीं करता या ये नहीं करता या हमारा सिस्टम ही ख़राब है, हम इंडिविजुअली भी अपने लिए, अपने मुल्क के लिए या अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग के लिए, अपने माहौल के लिए कुछ नहीं करते। वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में, कराची में कितनी ज़्यादा गंदगी है, आलूदगी है, कितनी ज़्यादा मसाइल हैं। तो अगर इन मसाइलों से हट के हम खुद बीइंग इंडिविजुअल इन तमाम तर चीज़ों पर काम करें और कम से कम अपने हिस्से का काम करें तो उससे बहुत सारी बेहतरी आ सकती है। जस्ट लाइक बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई ये काम हमारा नहीं है, ये हम क्यों करें। और फिर दूसरी बात ये कि यहाँ तो ऐसा ही सिस्टम है, यहाँ पर तो सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, ये तो हुकूमत का काम है, इंतज़ामिया का काम है। ठीक है, ये सारे काम हुकूमत के भी हैं, इंतज़ामिया के भी हैं, लेकिन उस इंडिविजुअल, हर उस पाकिस्तानी की भी फ़र्ज़ बनता है, हर उस पाकिस्तानी का भी फ़र्ज़ बनता है जो कि इस मुल्क में रहता है। तो आज हम इस बात के बारे में बात करेंगे कि हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। अपार्ट फ्रॉम दिस कि हमारे बराबर वाले घर में जो है वो किसी ने कचरा बाहर फेंक दिया या नहीं फेंक दिया, कम से कम हम अपने घरों के दरवाज़ों को साफ़ रखें, हम अपने एरिया को साफ़ रखें। उससे कुल मिला के ये होता है कि इस मजमूई एफ़र्ट से तमाम तर चीज़ें ठीक हो जाती हैं और हर कोई अपना अपना काम करेगा तो तमाम तर चीज़ें साफ़ सुथरी रहेंगी, माहौल साफ़ सुथरा रहेगा, हर किसी के जो घरों के दरवाजे हैं वो चमकते हुए नज़र आएंगे, हर किसी का जो एक एटमॉस्फेयर है वो अच्छा रहेगा। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कल के मैच के हवाले से। कल के मैच के लिए बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत सारी तारीफ़ें, बहुत सारी बेस्ट विशेस। साइम अयूब छा गए और जिस तरीके से सलमान अली आगा रहे, मतलब सलमान अली आगा को मैन ऑफ द मैच मिला। फिर उनके साथ जिस तरह से उन्होंने गुडविल जेस्चर शो किया और जब उन्होंने कहा कि ये तो मैन ऑफ द मैच साइम अयूब को मिलना चाहिए था, लेकिन नो डाउट सलमान अली आगा अमेजिंग परफॉर्मेंस। जिस तरह से उन्होंने 4 विकेट्स ली, मतलब 8 ओवर 4 विकेट्स और 32 रन दिए और ख़ुद उन्होंने 82 रन बनाए। मतलब क्रूशियल टाइम में सलमान ने जो है वो बैटिंग की और उसके बाद जिस तरह से ही प्लेड विद साइम, ही प्लेड विद टेल। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जब 240 के ताक़ुब में आपकी टीम की बैक टू बैक विकेट्स गिर जाएं और उसके बाद एकदम से नो लुक यस, आई एम टॉकिंग अबाउट साइम अयूब। उसके बाद फिर वो आते हैं एक्शन में और फिर वो ये नहीं देखते हैं कि स्पिन क्या है और फिर वो ये नहीं देखते हैं कि क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है सामने वाली टीम की, और फिर धुआंधार करते हैं बैटिंग। एक बड़ा प्लेयर होने की निशानी ये कि जब 99 रन्स थे और उसके बाद एक और रन चाहिए था उनको, फिर अगर इस तरह का प्लेयर जो होता है ना वो ये कोशिश करता है कि 1-2 रन लेके पहले अपनी सेंचुरी कर लूँ। नो, सामने रबादा छक्का, क्या 6 उन्होंने मारा है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और साइम ने एक दफ़ा फिर से प्रूव कर दिया कि साइम उस टाइम पर भी खेल सकते हैं जब बहुत सारे लोग प्रेशर में होते हैं। जिस तरह से हमारी ओपनिंग बैट्समैन हैं उनके बारे में अगर बात करें तो उसके बाद अब साइम अयूब वो स्टार हैं, वो कैपेबल बैट्समैन हैं जिनको लोग पड़ोसी मुल्क में अब सईद अनवर से भी जो है उनका मैच कर रहे हैं कि जी इनमें सईद अनवर की भी झलक नज़र आती है। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस रही। हमारे जो बैटिंग स्टाइल था, और ये पाकिस्तानी स्टाइल है, मतलब आपको लग रहा हो कि आप मैच हारने लगें लेकिन उसके बाद फ़ौरन से बाजी पलट जाती है। अनएक्सपेक्टेड टीम पाकिस्तान की ही टीम है। जब शम्सी का ओवर था और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, साइम को भी बहुत ज़्यादा इरिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, सलमान को भी, और उनको इस तरह की बॉलिंग करा रहे थे कि वो थोड़ा सा इरिटेट हों या फ्रस्ट्रेटेड हो कि वो कुछ इस तरह से के शॉट मार दें। उस टाइम पर जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया सलमान अली आगा ने, उस टाइम पर जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया साइम अयूब ने, नो डाउट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। ये दूसरी उनकी इनिंग्स है। अच्छा, सलमान के बारे में एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ऐसा बहुत कम होता है कि आप एक मैच के अंदर, एक ओडीआई के अंदर आप बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करें और फिर आप बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्म करें। इससे पहले 2015 में ये मोहम्मद हफीज़ कर चुके हैं, फिर उससे पहले 2003 में ये क्रिस गेल भी कर चुके हैं, और उसके बाद नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ सलमान अली आगा और साइम अयूब। अमेजिंग मैच रहा और एक एक बॉल पे ना दिल धड़क रहा था। जब शाहिन शाह अफरीदी आउट होके गए उसके बाद सबसे ज़्यादा एक और चीज़ बड़ी पॉजिटिव थी और बड़ी ज़बरदस्त सी थी जिसको कमेंटेटर्स जो थे
वो भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे। वो था बेंटर बिटवीन नसीम शाह एंड सलमान अली आगा। जिस तरह से वो बेंटर कर रहे थे, मुझे 5 रह गए हैं, 2 रन रह गए, यू नो दैट वाज ऑसम बेंटर बिटवीन बोथ ऑफ देम। और पूरी पाकिस्तानी टीम जिस तरह से खेली है, अमेजिंग परफॉर्मेंस। हाँ, कुछ हमारे जो है वो प्रॉब्लम है हमारी टीम के साथ, कहीं हमारी परफॉर्मेंस जो है वो लैग करती है, कहीं हमारी बॉलिंग जो है वो लैग कर जाती है, लेकिन अगर इस तरह के 1-2 प्लेयर्स हमारे पास हों तो डेफिनेटली वो मैच का नक्शा बदल देते हैं। लिटरली ऐसा लग रहा था कि बस ये मैच तो हाथ से गया, लेकिन साइम अयूब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बेहतरीन खेले। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामने कौन है, रबादा। और ये वो बड़े बड़े नेम्स हैं, ये वो बड़े बड़े नेम्स हैं कि जिनसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस और इसको कहते हैं कि जब आप प्रेशर नहीं लेते। सलमान अली आगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर में नजर आए, लेकिन उन्होंने उसको जिस तरीके से टैकल किया, दैट वाज ऑसम, दैट वाज अमेजिंग। और फील्डिंग साउथ अफ्रीका की जानिब से भी बहुत अच्छी की गई। जब ये 240 रन्स चेस करने थे और हमारे 4 आउट हो चुके थे, कोई नहीं कह सकता था कि हम इस मैच में कम बैक करेंगे। लेकिन जिस तरीके से साइम खेले हैं, सलमान खेले हैं, और ओवरऑल उनके बाद फिर आकर उनका नसीम शाह ने जिस तरह साथ दिया, फिर शाहीन शाह अफरीदी हमने देखा कि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की। वो उनको जब बॉल्स होते रहे तो वो काफ़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, बट इन दी एंड पाकिस्तान वन दिस मैच। और सभी पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत खुश हैं और बहुत सारी बेस्ट विशेस। इस तरह से जब पाकिस्तान खेलता है ना तो एक एक बॉल पे लगता है अभी कुछ हो गया है, अभी कुछ हो गया है। और पाकिस्तान टीम की ये ब्यूटी है कि अनएक्सपेक्टेड टीम है, मतलब कभी भी गेम पलट देती है। गेम का नक्शा, हार रहे होंगे एकदम से जीत जाएंगे। टैलेंट की हमारे पास कमी नहीं है, बस हमें चाहिए कंसिस्टेंसी, हमें चाहिए वो टीम वर्क जो कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आता है। लेकिन कल के मैच ने भाई सबको खुश कर दिया और हम सब खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिले। और जो मैच था हमारा वो बड़ा सनसनीखेज़ भी रहा। कहते हैं कि ये मैच जो है बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ था और न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया से लोग इस मैच के ऊपर नज़रें लगाए हुए थे। और जिस तरह ये टर्न हुआ, ये शिफ्ट हुआ, ये मैच जीत की जानिब गामजन हुआ, तो अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय आवर प्लेयर्स। बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम, और हम यही चाहते हैं कि आप जीतें और इसी तरह से जीत हासिल करते रहे। तो शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर्स होंगे और उनसे शेयर करेंगे टॉप स्टोरीज। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। सो वेलकम बैक। सीनियर रिपोर्टर ने हमें ज्वाइन किया है और इनसे करेंगे हम ढेर सारी टॉप स्टोरीज़ के ऊपर बातें। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ भी शेयर करूंगी, और वो ये है कि जिस तरह से शहर कायद में डकैतियाँ बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से ये मामलात होते हैं चोरी के, डकैती के, मोबाइल स्नैचिंग के, उसी हवाले से नित नई वारदातें भी सामने आती हैं। एक वारदात हुई लियाकताबाद में, और वहाँ पर एक जो बंदा है वो उनकी रेस्टोरेंट है या फिर कोई शॉप है, उसमें उनके पास 10 किलो बैग के अंदर कीमा था। और जब चोर आया या डाकू वहाँ पर आया और उनको गन दिखाई या उनको लूटने की कोशिश की, तो डेफिनेटली उनके माइंड में ये बात थी कि भाई इनको मेरा मोबाइल फ़ोन चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और वो 10 किलो कीमे का बैग उठाया और वो वहाँ से चले गए। मतलब ये भी हालात हैं इस शहर में कि इस तरह की वारदातें भी होती हैं। आजिज़ भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल दुआएं, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आजिज़ भाई, एक तो मैंने ये लियाकताबाद वाली आपको इंसिडेंट का जिक्र किया, दूसरा अब ये कराची में पुलिस चौकी के पीछे वारदात हुई है जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने बड़े सुकून से ये वारदात की है। खातून वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने अबाया जो है वो लिया हुआ था, उसके बाद उनके कानों की बालियाँ चेक करने के लिए उन्होंने पूरा चेक किया कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, और लूट खसूट के वो चले गए। क्या कहेंगे आप कि अब चोर डकैत इतनी आसानी से और इतने मतलब कंफर्ट जोन के साथ किसी को भी लूट के चले जाते हैं? कोई कीमे का बैग चोरी करके जा रहा है, कोई लोगों को लूट के जा रहा है, कोई किसी को मार के चला जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। आपको इसी खबर पे आने से पहले कल का ही एक और खबर बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उस खबर से पर पूरा पस मंजर वाज़ेह होता है। बिल्कुल बिल्कुल आजिज़ भाई। वो खबर ये है हाँ। कि दरख्शां थाना, जो कराची के डिफेंस इलाके का थाना है, दरख्शां थाने के 175 अफराद जो काम कर रहे थे, उन सबको कल मुअत्तल किया गया। ठीक, यानी पूरे थाने का जितना भी अमला था उसको डीआईजी साहब ने सस्पेंड कर दिया। राइट, सही। अच्छा, सस्पेंड क्यों किया कि
थाने पे मुकर्रर हेड मुहर्रिर की वीडियो लीक हुई। ठीक। हेड मुहर्रिर जो बुनियादी तौर पे जिसको मुंशी भी कहते हैं, हाँ। वो हेड मुंशी जो होता है वो पूरे थाने को बुनियादी तौर पे चला रहा होता है। SHO बॉस ज़रूर होता है, लेकिन थाने हाँ, में हेड मुहर्रिर का बड़ा अहम किरदार होता है। पूरी लेन देन उसके थ्रू होती है। उसकी वीडियो आई है जिसमें बाकायदा वो रेट्स बता रहा है कि फ़िलाँ क्राइम के हम इतने पैसे लेते हैं, फ़िलाँ क्राइम के इतने पैसे लेते हैं, फ़िलाँ क्राइम शीशे के इतने पैसे ले रहे हैं, हम भत्ते के इतने ले रहे हैं, जुआ खाने के हम इतने पैसे ले रहे हैं, और सारे धंधों का वो बता रहा है वीडियो में। ठीक। वो वीडियो लीक हुई, जिसके बाद हमारे पास चली और उसके बाद फिर DIG ने एक्शन लिया। अब आप अंदाज़ा करें, हाँ। एक हेड मुहर्रिर कह रहा है कि हमारा थाना बिकता है, राइट, हर क्राइम के लिए बिकता है। ठीक। हाँ, इससे 25,000 लेते हैं, इस क्राइम के 50,000 लेते हैं, इस क्राइम के 1 लाख रुपए लेते हैं। एक थाने का हेड मुहर्रिर बोल रहा है, फिर क्या बचा बाकी? जब पूरे थाने का थाना बिकता है, इसका मतलब है पुलिस अगर ये क्राइम जो जिसकी आपने अभी मिसाल दी, पुलिस अगर देखती भी होगी तो मतलब कुछ नहीं करती होगी, लाजमी वो बिकी हुई होगी। सही कह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इस पे अब इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। ये स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी शायद थाने बिक रहे होंगे। अच्छा। शायद कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, किसी को जो कुछ करना है, बाइक छीननी है छीन ले, हाँ। कि मैं गोश्त उठा के चला जाना है चला जाए, हाँ। खातून को अबाया के समेत रोक के उसकी कानों की बालियां निकाल कर उसका पर्स लेके सब कुछ। देखें, ये कोई 1 सेकंड में या 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट की कार्रवाई नहीं होती, इसमें 10 से 15 मिनट 20 मिनट तो लगते होंगे ना। तो 10-15 मिनट में इसका मतलब है कोई शहर में वाली वारिस ही नहीं है, कोई पुलिस ही नहीं है, कोई इंतज़ामिया ही नहीं है। जबकि मेरे और आप जैसे आम शहरियों को रोक के पुलिस क्या क्या नहीं करती वो भी हम रोज़ाना स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। हाँ। तो मैं इसको शहर में मैं वज़ीर आला साहब से हम ये सवाल भी करते हैं अक्सर जब भी मिलते हैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये थाने बिक रहे हैं, थाना को बिकने का नोटिस लिया जाए। थाने का हेड मुंशी या हेड मुहर्रिर खुद कह रहा है हमारे रेट मुकर्रर हैं, तो रेट जब थानों के मुकर्रर हैं इसका मतलब है पुलिस कुछ नहीं करती, इसका मतलब है लॉ लेस हो गए ना हम लोग। हाँ। मतलब जहाँ कानून ही नहीं, कानून लेस हो गए हैं, हम बगैर कानून के चल रहे हैं। जंगल का कानून है, जिसको जो आए वो करता फिरता रहता है। अजीब सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जंगल का कानून है। खुर्शीद भाई ने अभी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, कैसे हैं आप? सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ खुर्शीद भाई, अभी जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ते जा रहे हैं तो उस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी ये कराची का जो एरिया है मलीर सऊदाबाद की तरफ, यहाँ पर 2 बाइक्स थी और उसके ऊपर 3 मोटरसाइकिल सवार आए और ये खातून थी और उनके हस्बैंड थे वहाँ पर, उनको लूटा। लेकिन इशू ये है कि इस तरह की वारदातें तो हो ही रही हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट इसमें से बंदा ये ढूंढे कि पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप लोग किस तरीके से इसके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए बातें करते हैं लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। रोज़ाना आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप इतने सुकून से वारदातें कर रहे हैं कि पुलिस चौकी के पीछे आपने बड़े इत्मीनान से उनको लूटा। खातून ने अबाया पहना हुआ था, आपने उनका जो है वो दुपट्टा उतरवा के उनकी बालियाँ चेक की कि भाई क्या क्या आपने पहना हुआ है, क्या नहीं पहने, इतने सुकून से। मतलब ये सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की। देखें, मैं किसके हाथों लहू तलाश करूं? हाँ। हर शख्स ने पहने हुए दस्ताने। सही। इस शहर में जो इल्म अदब का गहवारा रहा है और ये रोशनियों का शहर, मुआशी हब, पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करने वाला शहर और पूरे पाकिस्तान के शहरियों को वेलकम करने वाला ये शहर, पूरे पाकिस्तान के शहरियों को इलाज की सहूलत मैसर ना हो तो कराची NICVD में आए, जिन्ना हॉस्पिटल आए और उसके अलावा जो शोबा अतफाल है उसके अंदर आए, SIUT आ जाए। तो इस शहर तो वेलकम करता है हर उस शख्स को जो यहाँ आना चाहता है। बदकिस्मती कह लीजिए इस शहर की कि यहाँ पर इस तरह के क्राइम रेट का बढ़ना और हर आम और ख़ास, अब इस पर कोई फ़र्क नहीं रहा। मैं गुज़िश्ता साल की बात करूँ, एक साबिक़ MNA थे जिनका ताल्लुक MKM पाकिस्तान से था, वो शारा फैसल पे उनको लूट लिया गया। ठीक नहीं, सॉरी आपको इंटरप्ट, कल का वाक़या है? नहीं, कल का वाक़या नहीं, गुज़िश्ता साल का वाक़या। और कल का वाक़या भी इसी तरह कल का बता है। जी कल SP और इसी तरह एक बड़े सरकारी महकमे में उनसे मुलाकात के लिए साहब से गया
तो बहुत बड़े सरकारी अफसर थे और बहुत अच्छा बड़ा महकमा है इन्वेस्टिगेशन का। कहने लगे कि मैं इस महकमे का डीजी हूँ और मुझे 3 तलवार पर लूट लिया गया, मेरा मोबाइल भी छीन लिया गया, मेरा वॉलेट भी ले लिया। देखें, जब ये सूरत हाल हो कि आपके अफसरान महफूज ना हो इस शहर में, तो आम शहरी की क्या बात करूँ, क्या रोना रोएं इस शहर का। हम खुद इससे मुतासिर हो चुके हैं। बीच चौराहे पर रात के गुंजानाबाद में इलाके बंस रोड से हमें भी लूट लिया गया, मोबाइल फ़ोन और नकदी कैश और हमारा बैग। तो जब शहरी महफूज ना हो तो इस वक्त के जो हुक्काम बाला हैं उनको इस बात पर सोच विचार करनी होगी कि ये शहर बल्कि नहीं, ये पूरा मुल्क है एक दूसरा। इस शहर में इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेटेड ये शहर है। तो यहाँ के लोग जब महफूज नहीं होंगे तो किस तरह से बैनुल अक़वामी जो सरमायाकार आने के लिए ख्वाहिशमंद का इजहार कर रहे हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं कि इस शहर में सरमायाकारी करें जिससे हमारा पूरा सिंध तरक्की करे। पूरा सिंध तरक्की जब करता है, यकीनी तौर पर आप इसको कह लीजिए, इसमें दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान तरक्की करता है। सिंध की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जो है वो बिल्कुल नथी है, उसके साथ वो लाजिम व मलजूम है। अगर सिंध तरक्की नहीं करेगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो उस तरह से बढ़ोतरी नहीं होगी उसमें। तो हमारे यहाँ जो क्राइम रेट है, स्ट्रीट क्राइम का जो मामला है, उसमें देखें सबसे बड़ी बात तो थानों का जो मामला है, थानों को जब उनके माली अखराजात के लिए जब गवर्नमेंट फंड नहीं करेगी तो वो अपने खुद रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना अपना। जब आप थाने का SHO ही कहे मोबाइल को कि भाई आपकी जो पेट्रोलिंग है ये आपने खुद जनरेट करनी है, ठीक है, ये स्टेशनरी आपने खुद लेकर आनी है, तो थाने की जब मोबाइल इलाके में गश्त करेगी तो उस पर पेट्रोल का जो खर्चा होगा वो खुद जनरेट करते हैं। तो रात को जब वो पहरे पे खड़े होते हैं तो वो किसी ना किसी को मुबैना तौर पर उनसे पैसे लेते हैं। सही, बिल्कुल। तो ये सूरत हाल जब होगी कि हमारे जो मुहाफिज हैं वही अवाम के लुटेरे बन जाएं, तो मुझे पता है अवाम कहाँ से महफूज होगी। बिल्कुल, अवाम कैसे महफूज होगी। मतलब ये हैरत की बात है कि कोई जो है वो कीमे का बैग चोरी करके ले जाता है, कोई आता है किसी सलून में डकैती हो जाती है, वहाँ पे ख़वातीन का ग्रोह आता है, वो वहाँ पे लूट खसूट के चले जाते हैं। कुछ लोग जो है बड़े सुकून से जो है वो किसी फैमिली को साइड पे लेके जाते हैं, फिर वहाँ पर उनको लूटते हैं, बाकायदा तौर पर चेकिंग होती है और फिर वहाँ से चले जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी शख्स किसी का भी भेस बदल के आए और चोरी करके चला जाए। लेकिन चोरी की इस तरह की वारदातें कुछ रिपोर्टेड होती हैं, कुछ अनरिपोर्टेड होती हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई इकदाम नहीं होते। अच्छा जनाब, एक और ख़बर आजिज़ भाई, जिस तरह से अब आटे की जो नई कीमतें हैं वो मुकर्रर कर दी गई हैं, वहीं पर अब आटा मार्केट में सस्ता है और कमिश्नर की जो रेट है यानी कमिश्नर कराची ने ज़ायद कीमत मुकर्रर कर दी है। होल सेल जो ग्रोसर्स हैं वो ऐसा कहते हैं। मतलब आपको यकीन आ रहा है इस बात पर कि मार्केट में आटा सस्ता हो लेकिन जो कमिश्नर कराची की कीमतें हैं वो उससे भी ज़ायद हों? तो लेकिन ये तो कमिश्नर ने शायद मार्केट को देख के ही कुछ रेट बढ़ाया है। अच्छा। उसमें चक्की का जो आटा है उसके रेट अलग हैं और जो फाइन आटा है उसका रेट अलग है। 2-3 किस्म की कैटेगरीज हैं। सही। लेकिन उसमें मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं जी कि जो कमिश्नर कराची का रेट है, जो होलसेलर्स कहते हैं जी कि मार्केट से ज़्यादा है, लेकिन बाज़ इलाकों में कमिश्नर के मुकर्रर करदा रेट से भी आटा महंगा है। अच्छा, सही, बिल्कुल। बाज़ इलाकों में कमिश्नर ने जो रेट मुकर्रर किया है उससे भी महंगा है। इसका मतलब है, अच्छा होलसेलर ये क्यों कह रहे हैं? होलसेलर इसलिए कह रहे हैं कि वो मार्केट को अपने आप को मैनेज करते हैं कि फ़र्ज़ करें हम फ़ी 40 किलोग्राम या फ़ी किलो हम इतना रेट दे रहे हैं। हाँ। तो मार्केट में 1 रुपया फ़ी किलो या 2 रुपये फ़ी किलो ज़्यादा लेने चाहिए, लेकिन मार्केट में 5 रुपये फ़ी किलो पे ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन कमिश्नर ने उसको उस मार्जिन को भी मेंटेन किया कि चले आप ज़्यादा ही लें। उन पे मेहरबानी कर दी कमिश्नर साहब ने। हाँ। जो दुकानदार हैं, आम दुकानदार जिसको हम कहते हैं, जिससे आम आदमी आटा खरीद करता है, तो कमिश्नर ने उस दुकानदार को फ़ायदा दे ही दिया कि आप भले ज़्यादा फ़रोख्त करें। लेकिन कमिश्नर साहब के उस रेट पर भी अमल नहीं हो रहा, दुकानदार उससे भी 1 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अजीब सूरत है। कमिश्नर कराची की तो मैं समझता हूँ कोई रेट है ही नहीं इस शहर में। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस ब्यूरोक्रेसी जो बाबू बैठे हुए इनको किसी और महकमे शिफ्ट कर देना चाहिए। ये महकमा ही ख़त्म कर दें यहाँ से। जब कोई कमिश्नर अपनी बात मनवा नहीं सकता, अपने हुक्म को जो है वो उसकी तामील नहीं करवा सकता, मैं समझता हूँ उस अफसर को घर चले जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ यहाँ पर जो भी कमिश्नर कराची आए, इससे पहले भी मुतअद्दिद यहाँ से गुजरे हैं, हमारी लाइफ जो सहाफ़ती लाइफ है उसमें किसी भी कमिश्नर ने ये निर्खों का जो मामला है इसको हल नहीं किया। और इसी तरह होलसेलर, ग्रोसर, जो आम रिटेलर्स हैं, फिर रेडी वाले हैं, मार्केट्स के गोश्त सब जो आप लगा लें, इसमें जो शेख और नोश बेच रहे होते हैं,
वो कोई भी सरकारी निर्ख पे नहीं बेचता और सारा जो असर है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई गोश्त जो है बीफ का 1600 रुपये किलो बेच रहा है, कोई 1300 रुपये किलो बेच रहा है, कोई 900 रुपये किलो बेच रहा है। मतलब इस शहर में किसी किस्म की कमिश्नर कराची की रेट तो मैं समझता हूँ नहीं है। सही कह रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का मामला हो, रमज़ान मुबारक के अंदर तो एक मुकद्दस हमारा महीना होता है, उसमें तो और महंगी हो जाती है चीजें। पूरी दुनिया में जब भी कोई फेस्टिवल हो, कोई इवेंट हो, वहाँ पर चीजें सस्ती होती हैं। हमारे यहाँ इतने मुबारक महीने में चीजें महंगी कर देते हैं। कमिश्नर कराची इतना ढेरों सारा मवाद भेजते हैं जी, हमने ये कमेटी बना दी, वो कमेटी बना दी, किसी एक कमेटी पे भी सवा साहिबा अमल नहीं होता और माजी में भी नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा और आइंदा भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये इनकी अपनी को साजबाज है मार्केट एसोसिएशन वगैरह से कि ये लोग बस अलामती कमेटियां बनाते हैं और वो बेअसर कमेटियां, मैं समझता हूँ वो बेअसर कमेटियां हैं, उनका कोई माशरे में भी असर नहीं है और ना ही मार्केट्स में कोई असर। तो जब इतनी मिली भगत होगी तो आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? आज बुनियादी बात फिर वही आती है जो मैंने शुरू में की थी कि लॉ क्या है हमारी नज़र में। कोई भी कवानीन बनते हैं, कोई भी उसूल बनता है, कोई ज़ाब्ता बनता है, कवायद बनते हैं, वो क्या है? ठीक, हमारे लिए वो कुछ नहीं है। जिसको जहाँ मन करता है वो अपनी मर्जी चलाता है, कानून तोड़ता है, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल का कानून तोड़ रहा हो, चाहे वो दुकानदार है तो रेट पे बसों के किराए आप देख लें, बसों के किराए पे अमल नहीं हो रहा, अपनी मर्जी का वो बस ओनर या जो कंडक्टर है वो बोलेगा भाई इतना आपको देना है तो देना, वरना मेरे बस से उतर जाएं। ठीक, ये दुनिया के आप तस्वुर करें कि दुनिया के किसी महज़ब मुल्क में ऐसे हो सकता है? एक खातून को, मैं गवाह हूँ, एक खातून को 5 रुपए किराया कम देने पर बस से उतार दिया कंडक्टर ने। बस भाई ये नहीं होता है दुनिया में, कहीं भी नहीं होता है। इंसानियत तो कहीं है ही नहीं ना, इंसानियत तो कहीं है। ये सिर्फ हमारे पास हो रहा है क्योंकि हम लॉलेस नेशन बन गए हैं, कानून हमें कुछ नहीं है। और इन्होंने ठीक कहा, कमिश्नर, ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट अगर वो अपने कानून पे, अपने उसूल पे, अपने ज़ाब्ते पे, अपने कवायद पे, अपने किसी डिसिप्लिन पे अमल भी नहीं करा सकते तो फिर ये कागज़ पे लिख के भेजने की क्या ज़रूरत है? हाँ, वही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मैं खुद भी यही सोचती हूँ कि ये जो प्राइस लिस्ट आती है और अभी हम आपके साथ में थोड़ी देर बाद शेयर भी करेंगे, इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि आवाम तो उसी कीमत पे चीज़ें ले रहे हैं जो उनको दुकानदार, शॉपकीपर या फिर होलसेल वाले देते हैं। अच्छा जनाब, मौसम का हाल जान लेते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो हियर वी गो नाउ। अच्छा जी, मौसम जो है वो आज 11 बजे 22 सेंटीग्रेड रहेगा, फिर 12 बजे जो है 24 सेंटीग्रेड, 1 बजे 25 सेंटीग्रेड और 2 बजे 26 सेंटीग्रेड मौसम रहेगा। तो जनाब ये है मौसम की सूरत हाल जो हमने आपके साथ में शेयर की। वापस आएंगे तो फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। कहीं नहीं जाना आपने, क्योंकि टॉप स्टोरीज़ हैं और ये आपसे रिलेटेड हैं, तो आपने हमारे शो पे कॉल भी करनी है और हमें फीडबैक भी देना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है टॉप स्टोरीज़ के ऊपर और बात यही है कि जो रेट्स हैं, जो प्राइस लिस्ट है वो कुछ अलग होती है, लेकिन अवाम जो है किसी और रेट पर चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। आजिज़ भाई, अवाम को भी थोड़ी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। हम तो अपने प्लेटफॉर्म से बताते हैं उनको कि भाई आज ये प्राइस लिस्ट है, आज ये रेट्स हैं, और आपने जाके थोड़ा सा बात ही कर लें, मतलब बता ही दें, उस शॉपकीपर को भी बता दें कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं, हम आपसे जो है वो ज़्यादा पैसों में ले रहे हैं। नहीं होता ऐसे। मैंने देखा है, हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि बहुत सारे लोग रेजिस्ट करते हैं, ठीक, कि जी नहीं ये रेट नहीं है, ये रेट है। वो कह रहे नहीं, अगला कह रहे लेना है तो लें, आपकी मर्जी, ठीक, छोड़ दें, वरना नहीं, मुझे तो इसी रेट पे बेचना है। असल बात ये है कि अगर फ़र्ज़ करें मैं किसी शॉप पे कोई चीज़ ख़रीदने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि उसमें जो गवर्नमेंट रेट है 10 रुपये है और मुझे वो चीज़ 15 रुपये में मिल रही है, तो होना तो ये चाहिए कि मुझे उसी वक्त कंप्लेन कर लेना चाहिए। कोई कंप्लेन नंबर होना चाहिए, कुछ से कंप्लेन सेल नंबर होना चाहिए, कोई अवामी हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। जैसे देखें ना, ट्रैफिक का हेल्पलाइन नंबर है, पुलिस का जो 15 हेल्पलाइन नंबर है, हम उस पर कॉल करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्पांस बहरहाल मिलता है, कुछ ना कुछ। तो इसी तरह ये जो प्राइस लिस्टिंग है ना, इसके बारे में या जो महंगाई है, इसके बारे में एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से, या कमिश्नर कराची, अगर हम शहर कराची की बात करें तो कमिश्नर कराची की तरफ से एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए कि अगर
और उसको ओपन होना चाहिए, उसको पब्लिक करना चाहिए, बाकायदा एडवर्टाइज के ज़रिए पब्लिक कर देना चाहिए। और ये मसला सारा ये है कि अवाम जो है वो रिपोर्ट करने से भी डरते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कुछ होगा ही नहीं। हम लोगों के जहनों में ये बात पहले से ही मौजूद है कि अगर हम कहीं पर कोई गलत चीज़ हो रही है हम उसकी निशानदेही करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है सवाल। जब हम मार्केट में या ग्राउंड पर जब रिपोर्टिंग के लिए जा रहे होते हैं तो जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अच्छा हम अपने कमेंट्स तो दे दें, अपनी बात का इजहार करें, लेकिन ये इस बात करने से और मीडिया पर आने से इसका कोई असर नहीं होगा और यूँ का तो ये मामला रहेगा। बहरहाल हम आपको चलो बात कर लेते हैं, लेकिन अब आवाम को भी ये बात समझ में आ गई है, कितना ही एहतजाज कर लें, कितने ही धरना दे दें, कितने ही सड़क ब्लॉक कर लें और कितनी ही आवाज़ को बुलंद कर लें, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा की तरह दबा दी जाती है। जहाँ तक बात आपकी है कि ये प्राइस लिस्टों की, तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है कमिश्नर कराची का, फिर मकामी हुकूमतों का, इसका एक पूरा अमला मौजूद है। खुर्शीद भाई, अगर इस मसले को ऐसे सॉल्व करना चाहें, जैसे आजिज़ भाई कह रहे थे कि भाई वो कोई हेल्पलाइन बना दें, मतलब आप देखें कि किसी शॉप पे बहुत महंगा सौदा वगैरह मिल रहा है तो वहाँ से आप कहीं कंप्लेन ही कर दें, किसी को बता ही दें, कुछ हो या ना हो एटलीस्ट उनको रजिस्टर तो करा दें कि इट्स गोइंग ऑन। नहीं, हेल्पलाइन नंबर तो मुतअद्दिद बार ये लोग लॉन्च करते रहते, लेकिन वो फ़ोन उठाते नहीं है। रमज़ान में करते हैं, फिर बाद में उसमें भी उठाते नहीं है। मैं आपको बंस रोड, चले आजिज़ भाई आपका मैटर सॉल्व हो गया, वो कह रहे हैं वो फ़ोन ही नहीं उठाते, मसला ही खत्म हो गया, मतलब कर लें कंप्लेन। इसमें जो खुर्शीद भाई कह रहे हैं ना, हुक्मरान सिर्फ नोटिस लेने के हद तक रहते हैं। असल जैसे कल ट्रैफिक जाम हो गया, गवर्नर सिंह ने नोटिस ले लिया, बिल्कुल गवर्नर सिंह को पता भी नहीं होगा, पीआरओ साहब ने वो खबर जारी कर दी। ठीक असल बात, या हम आए दिन देखते हैं कि फ़लाँ स्ट्रीट क्राइम के वारदात पे वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। बात यह है कि भाई आप नोटिस लेते हैं, करते क्या हैं? नोटिस लेने का भी आवाम को ये यकीन हो अगर कि अगर इस मसले का वज़ीर आला ने नोटिस लिया है, इसका मतलब है इसका हल भी होगा। आवाम को अगर ये यकीन हो कि यार अगर महंगाई की मैंने शिकायत की, उसका कहीं ना कहीं कोई अजाला भी हुआ तो आम ज़रूर उसमें दिलचस्पी लेगा। लेकिन असल बात तो फिर घूम के वहीं आती है कि हुकूमत क्या करती है, इंतज़ामिया क्या करती है, इंतज़ामी जो मशीनरी है वो जब कुछ नहीं करती तो आवाम में ऑटोमेटिकली आवाम में भी मायूसी होती है। और हेल्पलाइन रखें या फिर वो कोई भी प्लेटफॉर्म रखें, आवाम को पता है कि शिकायत करने से तो कुछ होगा नहीं, घर पे तो सौदा लेके जाना है और घर पे खाना पकाना है, तो वही रेट्स लेंगे जो कि दुकानदार आपको दे रहा है। लेकिन अभी बताते हैं कि करंट रेट क्या है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे, मीर केरियो, कि आज आवाम किस रेट पर सब्जी खरीदेगी। मैं इस वक्त कराची के इलाके महमूदाबाद की एक सब्ज़ी फ़रोश की दुकान पर मौजूद हूँ। अगर हम सब्ज़ी की बात करते हैं तो जो सरकारी और बाज़ारी कीमतें हैं उनमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क मौजूद है। अगर हम आलू की बात करें तो ये आलू ही इसकी सरकारी जो कीमत है वो तकरीबन 69 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन बाज़ार में ये तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है इसकी। अगर इसके अलावा ये जो प्याज है, इस प्याज की में तकरीबन 2-3 इकसाम आते हैं। इसकी अगर बात करें तो सरकारी कीमत 115 रुपये है, जो कि बाज़ार में तकरीबन 160 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके साथ हम अगर भिंडी की बात करें तो भिंडी भी तकरीबन 230 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत है, जो कि बाज़ार में तकरीबन 280 रुपये फ़ी किलो पर मौजूद है। अगर हम बात करेंगे लहसुन की तो ये यहाँ पर लहसुन भी रखी है। लहसुन की बात करेंगे तो सरकारी कीमत 670 रुपये, जो कि बाज़ार में तकरीबन ये 700 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है ये लहसुन। इसके अलावा तकरीबन लहसुन ये रही। और अदरक की अगर हम बात करें तो अदरक की सरकारी कीमत 288 रुपये, जो कि बाज़ार में तकरीबन 450 रुपये फ़ी किलो पर ये अदरक दस्तियाब है। अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर की भी सरकारी कीमत तकरीबन अगर देखा जाए तो 150 रुपये फ़ी किलो है, जो कि बाज़ार में तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा अगर लाल गाजर की बात की जाए तो लाल गाजर की तकरीबन सरकारी कीमत जो है 58 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन बाज़ार में ये भी तकरीबन 120 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। अगर सब्ज़ी फ़रोशों की बात की जाए तो इनका कहना है कि ये जो कीमतें हैं ये मंडी की बुनियाद पर हम तय करते हैं, क्योंकि माल महंगा आने की वजह से कीमतों में हर रोज़ बदलाव आता रहता है। ताहम अगर हम सरकारी कीमतों की बात करें तो मुख्तलिफ सब्जियों की सरकारी कीमतों में भी कभी इजाफा होता है, कभी कमी होती है, लेकिन दोनों जो सरकारी और बाज़ारी कीमतें हैं उनमें वाज़ेह तौर पर फ़र्क मौजूद है। ये मुख्तलिफ सब्जियाँ हैं जिनमें सब्ज़ मसाला जात हैं, उनकी भी जो सरकारी कीमतें हैं वो मुख्तलिफ हैं और जो बाज़ारी कीमतें हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। जी,
जी तो मीर खेरियो जो है वो हमें ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे थे कि आज क्या सूरत हाल है, और जो सब्जी फरोश है उसका ये कहना है कि भाई पीछे से जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हैं, मंडी की कीमतें जो है वो ज़्यादा हैं, तो हम क्या करें, फिर हम भी महंगा बेचने पर मजबूर हैं। आजिज़ भाई, मैं गुज़िश्ता रात की बात करूँ तो हमारी एरिया ने फरमाइश की कि चाइनीज़ बिरयानी जो है वो घर बनेगी। अब उसमें बहुत सारे लवाजमात होते हैं, सब्जियां भी डलती हैं। तो एक ही मार्केट में जो गाजर है उसके 3 रेट हैं। ठीक, लाल गाजर 200 रुपये किलो मिल रही थी रात, 120 रुपये किलो और 100 रुपये किलो। सही। उस एक मार्केट में इसी तरह अशिया खुरोनोस से लेके सब्ज़ी फ्रूट, कहीं केला जो है वो 100 रुपये दर्जन है, कहीं सेब 300 रुपये किलो है। तो इस तरह मुख्तलिफ रेट मन माने जो है वो रेडीबान, सब्ज़ी फरोश, फल फरोश इन्होंने अपने मुकर्रर कर रखे होते हैं, और जो भाव जहाँ चढ़ जाए। ठीक, शहरी अगर जल्दी में है 300 रुपये किलो भी लेके चला जाएगा। सही। अच्छा, जो मुतवसत तबके के लोग हैं वो अच्छा थोड़ा खुर्शीद भाई, ऐसे भी होता है कि जैसे घर में बात हो रही थी, जब कभी अब्बू गए सब्जी लेने के लिए तो वो इस तरह की बात आके कर रहे होते हैं घर में कि भाई फला जगह महंगा मिल रहा है, उस जगह पे ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। फिर वो खाला वगैरह आती होती है, आपके एरिया में ज़्यादा महंगा मिलता है या हमारे एरिया में सस्ता। मतलब एक ही कराची में चले महंगा बेच रहे हैं, लेकिन इतने प्राइजेस अप डाउन हर जगह एरिया के अलग। उसमें एक फैक्टर ये है, कुछ सब्जी फरोश ऐसे हैं, बंस रोड पे भी हैं और हम दीगर जगहों पे भी देखा हमने, जो अपना शरह मुनाफा कम रख के और फरोख्त कर रहे होते हैं। अच्छा, रहम आ जाता है किसी को। अगर यहाँ भी एक साहब हैं जो सुबह फजर के बाद फर्शी नशस्त के ऊपर जो है वो सब्ज़ी बेचते हैं और बहुत मुनासिब रेट होते हैं उनके। अच्छा। जो सरकारी रेट होते हैं उसी पर वो सब्ज़ी बेचते हैं। अच्छा। अब बारिश आदमी है और बुज़ुर्ग आदमी है, और वो 9 बजे वो सारी सब्ज़ी फरोख्त करके घर चले जाते हैं। बकिया पूरी मार्केट के लोग बैठे होते हैं। हाँ। वो आके अपना कारोबार शुरू करते हैं, और वो जो साहब हैं वो बेच के घर जाके सो जाते होंगे यकीनी तौर पर। 9 बजे 9:30 बजे, मुझे याद नहीं है अब तक अपनी लाइफ में, अब तक की जो 2 साल ज़िंदगी है वहाँ की बंस रोड की, कि 9:30 बजे के बाद मुझे वो साहब जो नज़र आए। 9:30 से पहले वो बेच के जब आप लोगों का ख्याल रखते हैं तो फिर अल्लाह भी। और देखें, ये एहसास ज़िम्मेदारी भी है बहैसियत इंसानी पाकिस्तानी मुसलमान होने के नाते। जब हमें जवाबदेही का एहसास होगा तो हम इस तरह के काम करेंगे ना। सही। हमें जब यहाँ भी जवाब देना है और आखिरत में भी जवाब देना है। सही। हमें जब अल्लाह के हुजूर जब पेश होना मरने के बाद, तो हम तो अपनी कारकर्दगी क्या लेके जाएंगे। सही। तो ये भी एहसास ही नहीं है हमारे मार्केट के लोगों को, या कोई भी शख्स है जो अगर उसको ये एहसास हो जाए कि मुझे अपने किए का अल्लाह के सामने जवाब देना है। हाँ। और वो मैं क्या बरोज़ हश्र अपना चेहरा लेकर जाऊंगा। हाँ। कि मैं दुनिया में ही करता रहा हूँ। तो ये एहसास ज़िम्मेदारी, हज़रत उमर ने कहा था कि दरिया फुरात के करीब कोई कुत्ता भी पैसा मर गया तो उसका भी हिसाब मुझसे होगा। तो यहाँ तो रोज़ाना सैकड़ों अफराद भूखे मर जाते हैं, भूखे स्ट्रीट क्राइम की नज़र हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, कम से कम 100 से ज़ायद नौजवान जो है इस साल स्ट्रीट क्राइम की नज़र हो गए। सही कह रहे हैं। और सारे पढ़े लिखे, हाँ। जिन्होंने MBA किया हुआ था, कोई कसूर भी नहीं है, जिन्हें पता भी नहीं है, जो कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई अपने काम से जा रहा है, रास्ते में उनके साथ हादसा। जी, जो नौजवान मर रहा है उसको नहीं मालूम कि मैं क्यों मर रहा हूँ। सही। कोई भूख से मर रहा है, कोई गोली से मर रहा है, कोई नामालूम अफराद की गोली से मर रहा है, कोई स्ट्रीट क्रिमिनल के हाथों मर रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि 100 से ज़ायद नौजवान जो है इस साल, जो साल ख़त्म होने वाला है, ये स्ट्रीट क्राइम की नज़र हुए हैं, और वो अपनी जान उन्होंने गंवाई है। मुझे बताया उनका क्या कसूर है। उनका कोई कसूर नहीं है सिवाय कि ये निज़ाम, ये फरसुदा निज़ाम जिसने यहाँ के नौजवानों को भी मायूस किया है। लेकिन मायूस नहीं होना, मैं तो ये कहता हूँ कि नौजवानों को बिल्कुल मायूस नहीं होना। इन हालात को हम ही कंट्रोल करेंगे, हमसे मुराद हम सब मिलके ही। सही। हम सब मिलके ही कंट्रोल करेंगे, और हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम नौजवानों में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी कही भी बातें, उनकी हिदायत, और फिर जो हमारे दीन इस्लाम ने हमें चीज़ें बताई हैं कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, पड़ोसी का भी ख्याल रखना है, मुल्क का भी ख्याल रखना है। हाँ। और मुल्क से जो नौजवान जाते हैं मायूस होकर जाते हैं ना, यहाँ बेरोज़गारी बहुत है। देखिए, गवर्नर सिंध के जो इनिशिएटिव हैं, या और हमारे जो सूबाई गवर्नमेंट ले रही है अभी यूथ के लिए, इसके अलावा MKM पाकिस्तान ने भी यूथ के लिए इनिशिएटिव लिए हैं। सही। IT के, ई-कॉमर्स के, कि खुद कफील बने। देखिए, जब आप खुद कफील बनेंगी या बनेंगे तो आप बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकेंगे, और उनका आप सहारा बनेंगे, वालिदैन का सहारा बनेंगे, इस माशरे में बेसहारा लोगों का आप सहारा बन के उनको पुशअप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करनी है। ऐसा नहीं कि मायूस कुन चीज़ों को मोटिवेट करना, और लोगों को जो है वो उनकी उमंगों को, डेफिनेटली अपनी मदद आपके तहत, वही जो मैंने आज इंट्रो भी यही
यही किया था, इंट्रो में भी मैंने यही कहा था कि मुल्क में अगर आपको कचरा नज़र आता है, गली में कचरा नज़र आता है, हर इंडिविजुअल की अपनी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको पूरा करे। अच्छा, एक और खबर, और ये बड़ी अच्छी खबर है और बड़ी कोई पॉजिटिव बात है, वो ये है कि भाई सर्दियाँ क्योंकि अब कराची में बहुत ज़्यादा है, तो यूजुअली ये होता था कि स्कूल्स में, हमारे साथ भी यही होता था, और मुझे नहीं पता, आप लोग ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के साथ ये होता था कि कितनी भी सर्दी हो लेकिन स्कूल का यूनिफॉर्म ही पहन के जाना है आपने, और वो जो स्वेटर है ना स्पेशली वो मैचिंग का होगा, और वो स्कूल की जानिब से कहा गया होगा कि जी आपने ये रेड, ब्लू, ग्रीन ऐसे ही स्वेटर पहन के आने, और वो स्वेटर इतने पतले होते थे कि सर्दी लगती थी ज़्यादा, और क्योंकि वो ज़ाहिर है एक ड्रेस कोड है स्कूल का, तो आप उसके ऊपर कुछ वेयर नहीं कर सकते। बट राइट नाउ सिंध हुकूमत ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ कोई भी जैकेट, कोई भी हुडी, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी सर्दी को रोके और मतलब आपको लगे कि यू फील कंफर्टेबल, आप पहन के जा सकते हैं। और जब तक सर्दियाँ आएँ तो सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैशन जैकेट्स भी पहन के जा सकते हैं। आजिज़ भाई जी देखिए, हम जिस ज़माने में स्कूल में पढ़ते थे तो उस ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं बेसिकली, उस ज़माने में इतना कोई बड़ा कल्चर नहीं होता था इसका, स्कूल ड्रेस का। अच्छा, हाँ, 70s की बात बता रहा हूँ। अच्छा, तो उस ज़माने में बच्चे रंग बिरंगी यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म होता था। अच्छा। एक कैमल कलर शलवार कमीज बच्चों को पहनाई जाती अच्छा, थी, सही। लेकिन उसके कोई ड्रेस कोड बाकायदा नहीं होता था। स्वेटर या मफलर पहनना उसका कोई पाबंदी नहीं होती थी। लेकिन ये अब जो आप बता रही हैं, ये सिंध के महकमे तालीम ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है तमाम स्कूल्स को कि थोड़ी सी नरमी करें, यानी ये जो स्ट्रिक्ट आप कह रहे हैं ना कि लाजमी है वो स्कूल को ड्रेस कोड पहन के ही आना है, वही स्वेटर पहन के आना है, भाई इतनी सर्दी लगती है तो अब अगर स्कूल के स्वेटर में इतनी सर्दी लग रही है तो फिर किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे? तो मेरा ख्याल है 10-15 दिनों का टोटल ये गेम है, क्योंकि अब 21 से वेकेशंस हो रहे हैं, 31 तक, ठीक है जी। उसके बाद सिर्फ जनवरी के ऐसे 15 दिन होंगे जो यहाँ कराची में अगर बात करें तो सर्दी होगी, वरना उसके बाद तो कोई बड़ी सर्दी होती नहीं है यहाँ पे। 15 दिनों के लिए अगर स्कूल्स अपने इस ड्रेस कोड के इस फैसले पे नरमी करती हैं, और हुकूमत ने भी उनको ये इजाज़त दे दी है, महकमा तालीम ने कल एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है इस पर, तो मेरा ख्याल है ये कोई हर्ज नहीं है, कोई बहुत तूफान नहीं आएगा। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं, और ये एक्सपीरियंस मैंने खुद भी किया है, आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपकी टीचर कितनी सख्त है और वही स्वेटर पहनने को कहती हैं जो कि स्कूल के साथ ड्रेस कोड है। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है टॉप स्टोरीज़ के हवाले से, और आज जो है हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, और ये है स्वेटर और सर्दियों से रिलेटेड के बच्चे जो हैं वो अब ड्रेस कोड के अलावा भी जैकेट्स पहन सकते हैं। खुर्शीद भाई, पहले तो आपने वाकया शेयर करना है, अपना बताना है कि जब आप छोटे थे और स्कूल्स में आपके साथ क्या होता था वो बताएं, फिर इस खबर के ऊपर ज़रा बात करें। देखिए, मैं जब प्राइमरी लेवल में पढ़ता था नवाबशाह में, बहरान पब्लिक स्कूल था हमारा, और उसमें ये लाजिम था कि भाई आप स्वेटर पहन कर आएंगे लेकिन वो ब्लू होगी। सही। तो हम ब्लू स्वेटर पहन कर जाते थे लेकिन कोई शॉल या कोई मफलर इस तरह का नहीं हो सकता था, इसकी पाबंदी थी। और जब हम मैट्रिक में आए तो वहाँ भी एक ड्रेस कोड था। हम ये सोचते थे कि यार सुबह स्कूल जाएंगे तो ये मफलर भी पहन के जाएँ, फलां जैकेट भी पहन के जाए, मतलब ये ख्वाहिश हुआ करती थी। और वालिदैन से भी कहते थे भाई बाबा आप जो मेरे लिए जैकेट लेकर आएँ ये पहन के जाऊँ, लेकिन वो टीचर हमें पिटाई कर देगी, डंडे मार देगी। और इसी तरह जो लड़कियां हैं उनको भी पाबंदी थी कि वो मेहंदी नहीं लगा सकती थी, चूड़ियाँ नहीं पहन सकती थी, और पोनीटर बांधना, मतलब ये हम बहन भाई आपस में इन चीज़ों की शेयरिंग करते थे। देखिए बाबा इतनी अच्छी जैकेट लेकर आए मेरे लिए, मैं पहन के नहीं जा सकता स्कूल में, वजह टीचर डंडे मारेंगे, पिटाई करेंगे कि आपने वही ड्रेस कोड पहनना। तो अब मैं समझता हूँ ये बच्चों के लिए बड़ी हौसला मंद खबर है, खुशी की भी खबर है कि वो अपने मनपसंद जो गर्म लिबास है वो पहन के जा सकते हैं। और अच्छी खबर होगी तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो मफलर, जैकेट, स्वेटर, हुडी। लेकिन इसका मतलब लेकिन इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि अब आप लोगों को इजाज़त मिल गई कि आप जो है वो जैकेट्स, हुडी, स्वेटर्स वगैरह जो भी पहन के जा सकते हैं। अब ये भी नहीं इसका मतलब है कि आप जो है इतने रंग बिरंगे और इतने फैशनेबल स्वेटर्स और वो
तो जैकेट पहन के जा रहे हैं कि स्कूल में जो है वो सिर्फ सेल्फीज और जो है वो यही सारी चीजें चल रही हैं छुट्टी के बाद। इसमें यूनिफॉर्म आपको पहनना है। सही। मतलब बाज बच्चे खास तौर पे स्कूल में जब कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं, मेरी बच्ची भी छोटी है, वो लेवल में है, तो वो उस दिन बड़े तैयार होके बड़े कैजुअल कपड़े पहन के, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको फैशनेबल कपड़े पहन के जाना है। सही। सिर्फ ये स्वेटर, कोट, जैकेट या मफलर तक की इजाज़त है, जो ज़ाहिर है कि बच्चों के उस सर्दी के मौसम को देख के फैसला किया गया है, तो इसको ज़रूर नज़र में रखना चाहिए। इसको ज़रूर नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि यूजुअली यही होता है कि जितना सारा फैशन करने का शौक होता है ना, सारे फैशन करने का शौक स्कूल में ही होता है। अच्छा जी, अगली टॉप स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। कल हम जब अपने हमारे शो ही चल रहा था तो हमने देखा था कि जो सूबाई वज़ीर है सेहत हैं अज़रा पेचू, उन्होंने NICVT में एक तकरीब में खिताब किया था और वहाँ पर उन्होंने कई सारी बातें की थी, जिनमें उन्होंने ये भी कहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो ये चाहते हैं कि जो सेहत के मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर हों। उसके साथ साथ जिन्ना अस्पताल से मुतालिक अदालती हुक्म पर वज़ीर सेहत सिंध जो है वो बरहम भी नजर आई और अदालत पर यकतरफा फैसले का उन्होंने इल्ज़ाम भी लगा दिया था। तो ज़रा इसके ऊपर कुछ बात कीजिएगा, क्योंकि जो ऑलमोस्ट जो हमारे यहाँ सेहत के मामलात हैं वो वैसे ही कोई इतने अच्छे नहीं है। और NICVT के हवाले से भी 1-2 दिन पहले हमने ये भी खबर सुनी थी कि जो दवाइयाँ हैं वहाँ पर जो अद्वियात है उसकी कमी भी जो है वो भी सामने आ रही है। तो ज़रा सा उसके ऊपर कमेंट। यहाँ ख़ास तौर पे मैं उस अदालती मसले पे बात करूँगा कि सिंध हुकूमत के बहुत सारे फ़ैसलों में अदालतें रुकावट हैं, वो हालांकि पॉजिटिव फ़ैसले हैं। मसलन कल शर्जील नाम मेमन ने एक बात बताई कि ये जो चिंची रक्शे हैं, ये जो CNG पर चलने वाले, इन पे सिंध हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, लेकिन चूँकि अदालत ने इनको एक स्टे आर्डर दे के रखा हुआ है, इस वजह से ये शहर भर में चिंची रक्शे चल रहे हैं। इनकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, इनका कोई रूल्स और रेगुलेशन भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम अदालत में इस स्टे आर्डर को चैलेंज करेंगे और अदालत से गुजारिश करेंगे कि हमें इन चिंची रक्शे जो हज़ारों की तादाद में है, इनको कोई रेगुलेशन करने की इजाज़त दी जाए। सेम मसला है ये जना अस्पताल का। ठीक, जना अस्पताल में डॉक्टर्स के इशू पे, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के इशू पे कुछ डॉक्टर्स कोर्ट में चले गए। ठीक, डॉक्टर्स के आप में ग्रुपबंदी भी तो है। हाँ, आपस में बहुत ग्रुपबंदी। मुझे मुकर्रर किया गया, आपको पसंद नहीं है, आप कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। इस वजह से बहुत सारे मामलात हैं जो पेंडिंग में। देखिए, इस वजह से सही कह रहे हैं आजिज़ भाई, बहुत सारे मामलात हैं जो पेंडिंग में, और इसी हवाले से हमने देखा कि कल जो है वो सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेचू बहुत ज़्यादा बरहम भी नजर आए। अच्छा जनाब, माल का हाल जानते हैं कि आज क्या रेट्स हैं करेंसी के। सो हियर वी गो नाउ। ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 180 और उसके बाद जो है कैनेडियन डॉलर जो है वो 198 है, और फिर UK पाउंड पर आ जाते हैं, वो है 352, फिर उसके बाद सऊदी रियाल है 74 एंड स्विस फ्रैंक है 314 और उसके बाद US डॉलर है 279। तो ये हैं आज के करेंसी रेट्स, और हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे साथ टॉप स्टोरीज जो है डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। कॉल करना आपने हमें नहीं भूलना है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और कई सारे सवाल जो हैं वो भी पूछिए। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब सर्दियां हैं और सर्दियों में होती हैं ख्वाबों की बातें, शादियों की बातें कि फ़लाँ के इवेंट में जाना है और ये सारा कुछ प्लान करना है, लेकिन वहीं पर एक और डिस्कशन भी हो रही होती है कि सर्दियों में बहुत सारे लोग वेट गेन कर लेते हैं, और वेट गेन इसलिए कर लेते हैं कि उन सर्दियाँ होती हैं वो ज़्यादा खाना खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिस तरह से अपनी समर के अंदर रूटीन रखते हैं वही विंटर्स में भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वेट गेन हो रहा होता है और वजह भी समझ में नहीं आ रही होती, लोग खाना पीना भी छोड़ रहे होते हैं, फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। तो फिर वो कहते हैं कि जी हम कैसे अपना वेट जो है वो लॉस करें और हम अपनी नॉर्मल हालत में कैसे आएँ, क्योंकि एक आम बंदा भी आपको सर्दियों में उसका वज़न बढ़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते हैं, डाइट करते हैं, बहुत जिम ज्वाइन करते हैं, फिर फिटनेस की तरफ जाते हैं। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि 40 दिन के अंदर आप कैसे फ़िट हो सकते हैं और अपना वेट जो है, वज़न जो है वो कैसे कम कर सकते हैं, फिट एंड फाइन कैसे नज़र आ सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है उज़मा अली, और ये लीड फिटनेस ट्रेनर है, और आपका जो स्लोगन है वो है बर्न आउट 40। बर्न आउट 40। तो ये जो आवाम है ना हमारी सारी, हम लोगों को ये होता है कि बस हम जो भी चीज़ अप्लाई करें या जो भी चीज़ हमने ट्रीटमेंट शुरू किया है फ़ौरन से उसका हल हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मिनिमम टाइम है किसी के लिए भी
कि वो 40 दिन के अंदर अपना वज़न कम कर सके? जी उस्मा। 40 डेज़ बेसिकली यही रखा जाता है कि जो 40 डेज़ हैं, एक आपको लाइफस्टाइल की तरफ आने में 40 डेज़ तो लगते हैं, तो आप 40 डेज़ अगर एक कंसिस्टेंट होकर एक काम करते रहेंगे तो जाहिर है एक लाइफस्टाइल बन जाएगा। क्या प्रोसीजर होता है जब कोई आपके पास आया कि भाई 40 दिन बाद जो है वो मेरी शादी है या 2 महीने बाद मेरी शादी है और बस आप 40 दिन में मुझे जो है ना वो आपने मुझे बना देना है कोई एक्ट्रेस मॉडल, यू नो? देखिए 40 डेज़ में उतना ही कम हो सकता है जितनी एक हेल्दी वेट लॉस होता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको 20-25 kg नहीं इतना लॉस हो सकता है, लेकिन बॉडी पे डिपेंड कर रहा होता है। कुछ लोगों का वाटर लॉस होता है तो ज़्यादा वेट गिर जाता है उनका, और 40 डेज़ में मैक्सिमम जो हमारे पास ज़्यादातर होते हैं बॉयज़ का जो गिरता है वो कम से कम 14-15 kg हर सेशन में होता ही है 40 डेज़ में, और फीमेल्स का भी ऐसा है कि 10-11 kgs जो चलता है वो यही है कि गिर जाता है। अच्छा, नहीं लेकिन ये जो स्पेसिफिक सर्दियाँ मतलब विंटर्स में क्या वजह होती है कि सबका वजन जो है वो बढ़ जाता है, ये क्या होता है? देखिए ये उन लोगों का वजन बढ़ता है जो कैलोरी डेफिसिट पे नहीं जाते हैं। बेसिकली विंटर्स में क्या होता है, क्या है कि आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं, दिल नहीं चाह रहा होता, आप लोग ज़्यादातर मतलब इस तरह से नहीं होती कि कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप इंटेक ज़्यादा कर रहे होते हैं कैलोरीज़ का, फूड ऐसे ले रहे होते हैं जिनमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। हाई कैलोरी फूड जब आप लेते हैं तो आपकी कैलोरीज बढ़ती हैं, और जब कैलोरीज बढ़ती हैं तो जाहिर है वेट गेन होता है आपका। इट्स नॉट अबाउट द विंटर्स एंड समर्स। और मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ आपको कि विंटर्स में बेसिकली फैट लॉस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि थर्मोजेनेसिस जो है यानी आपके बॉडी का हीट मैकेनिज्म वो 27% इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, इन विंटर्स। तो लोगों को ये बात पता नहीं है, वो ये सोच रहे होते हैं कि नहीं यार हम लोग सिर्फ खाते हैं तो हमारा वेट गेन होता है। तो जाहिर है खाने से और फिजिकल एक्टिविटी ना करने से होता है, लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे और फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे, वर्कआउट करेंगे तो इट्स गुड टाइम। सर्दियों में बड़ा मुश्किल होता है, जो लोग रेगुलर वॉक पर जाते हैं वो रेगुलर वॉक पर नहीं जा पाते क्योंकि ठंड लग रही होती है, फिर सुबह भी वॉक पर नहीं जा पाते। और ज़्यादातर ये होता है कि सर्दियों की सौगात, सर्दियों का लाइक यू नो लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि आपने जो है वो अभी ड्राई फ्रूट खाना है, कुछ मीठा खाना है और डिशेस खानी है। सर्दियाँ इज़ ऑल अबाउट यू नो एंजॉइंग, कि आपने डिनर करना है, और लोग कहते हैं जी सर्दियों में खाने का मजा आता है, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ वो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मेंटेनेंस जो होती है ना आपकी बॉडी की फिटनेस वो ज़ाहिर नहीं रख पाते क्योंकि सीजन, अब वो सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो वो फिर उस तरह से बाहर भी नहीं जा पाते कि जो नॉर्मल उनकी रूटीन होती है वो ज़रा होता आउट ही हो है जाती कि है। बहुत सारी मतलब वेकेशंस होती हैं, शादियां हैं, इन सब में जो फूड का इंटेक ज़्यादा हो जाता है। हमें करना ये चाहिए कि आप फूड को एक पोर्शंस में लें, मतलब आप ज़रूरी नहीं है आप लें नट्स भी लें, आप गाजर का हलवा भी खाएं, आप सब चीज़ें लें, बट उसको पोर्शंस में लें। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना ये इंटेक करना है, उसको ये मत भूल नहीं जाएं कि आपको मतलब अपने वेट पे वापस भी आना है, उस वेट पे मेंटेन रखना है। अच्छा उस्मा, देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल ना, कि एक तो वो लोग हैं जो कंसिस्टेंटली डाइट पर होते हैं, थ्रू आउट सर्दी हो गर्मी हो वो डाइट कर रहे होते हैं। एक वो रैंडम कॉमन इंसान जो कि सर्दियाँ आई और वो कोई डाइट नहीं करता, लेकिन क्योंकि खाना पीना अच्छा हो जाता है तो वो वेट गेन कर लेता है। इन दोनों के लिए बताएं कि क्या आपके पास एक्सरसाइज होती है, क्योंकि एक तो रेगुलर जो डाइट प्लान पे है उसका तो सारा सिनेरियो डिफरेंट है, बट वो रैंडम लोग जिनको लगता है कि भाई सर्दियों में हम कभी डाइट नहीं करते, हम कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन सर्दियों में क्योंकि हम वी यूज्ड टू ईट अ लॉट तो हमारा वजन जो है वो बढ़ जाता है, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करें? देखिए उनके लिए ये है कि फिजिकल एक्टिविटी वर्कआउट को, कोई भी वर्कआउट आधे घंटे के लिए आपने करना है। जैसे कार्डियो कर लें, कार्डियो के साथ कोर एक्टिविटी कर लें। आप बाहर नहीं जाना चाह रहे कि आपको सर्दी लग रही है, नॉर्मल इंसान के लिए कितनी देर वो कार्डियो पे जाएं, 40 मिनट्स का वर्कआउट, 40-45 मिनट्स का हेल्दी वर्कआउट है जो हम रिकमेंड करते हैं कि करना चाहिए। इसमें आप 20 मिनट्स जो है वो मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो आपने स्ट्रेच करना है, वार्म अप करना है, फिर आप कार्डियो कर लें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, कोर ट्रेनिंग होती है। तो हम लोगों का भी जो बर्नआउट 40 में होता है बेसिकली एक पूरा प्लान होता है, जिसमें कार्डियो भी है, कोर भी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी है, तो उसको मिलके एक पूरा प्लान बनाया जाता है, वर्कआउट प्लान, जिससे आपका वेट लॉस होता है और ईजी होता है। अच्छा उस्मा, जो वेट गेन ज़ाहिर है आप तेज़ी से करते हैं, लेकिन जब आप अपना वजन कम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वेट लॉस इसके लिए कहते हैं कि बड़ा ग्रेजुअली स्लोली प्रोसेस करके आहिस्ता आहिस्ता करके फिर अगर आप वेट लॉस करते तो ठीक है, लेकिन द वे यू आर सेइंग इन 40 डेज, तो ये तो फिर यू नो क्या कोई हार्मफुल तो नहीं है, कोई इतनी इंस्टेंट या कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है कि किसी के लिए भी नुकसानदेह हो? तो मैंने अभी आपको यही बताया कि हम क्रश डाइटिंग नहीं करवाते हैं। अच्छा। आप एक हेल्दी वेट लॉस कर रहे होते हैं, और यही मैंने कहा कि 20-25 kg 40 डेज में नहीं कम हो सकता, ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे और डाइट कंट्रोल करेंगे जो आपको रिकमेंडेड है, तो आप 10 to 12 kg 40 डेज में कम कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी डाइट।
क्योंकि वर्कआउट हम लोग यही कहते हैं 20-25% वर्कआउट है और 70 to 80% आपकी डाइट है। सही। तो डाइट अगर आप घर में रहते हुए कंट्रोल करेंगे और थोड़ा बहुत वर्कआउट या हेल्दी एक्टिविटी को रखेंगे तो आप वेट लॉस इजीली कर सकते हैं, चाहे विंटर्स हो या समर्स हो। अच्छा, जो एक नॉर्मल घर में बैठी हुई खातून है या जो हाउस वाइफ है या जो लोग घर में रहती हैं ख़वातीन, उनका ये होता है कि भाई हम तो ऑलरेडी बहुत सारा काम कर लेते हैं, बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, तो हमारी तो यही एक्सरसाइज है, तो हमें तो डाइट की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? क्या वाकई उनका जो घर का काम है वो इक्वल कर देता है उनकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस को, या ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए वो आपका नॉर्मल डेली वर्क है जो आप कर रहे हैं, सही। लेकिन जब तक आप एक प्रॉपर 40 मिनट्स का वर्कआउट नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है कि अच्छा आप कितने भी बर्तन धो लें, आप कितने भी कपड़े धो लें, से कुछ नहीं आप घर में कितनी भी झाड़ू लगा लें, कितने भी पोछे दे लें, आपको एक्सरसाइज अलग से करनी है। जी बिल्कुल, एक्सरसाइज या वॉक जो भी ऐड करना चाह रहे हैं आप अपने लाइफस्टाइल में वो करें। और मतलब विंटर्स में मैं कहती हूँ कि चले आप वॉक नहीं कर सकते कि आप वेदर बाहर नहीं जा रहे हो तो आप घर में वॉक कर, मतलब घर में एक्सरसाइज करें, घर में 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करें और बेस्ट है। और उसके साथ थोड़ा सा अपने कंट्रोल करें। एक्सरसाइज मतलब लाइक वॉक कर लें या फिर जो है वो मतलब जंपिंग जैक्स है, स्क्वाट्स हैं, हाई नीज हैं, इस तरह की एक्सरसाइजेज जो होती हैं। लेकिन ये तो आम घर में बैठे हुए लोगों को तो ज़ाहिर है इन एक्सरसाइजेज के नहीं पता है, तो ठीक है वो जॉग कर लें, पता होगी तो वो फिर किस तरीके से। आजकल तो मतलब मीडिया इतना फास्ट है, हम लोग भी इतने सारे प्रोग्राम्स पे जाके वर्कआउट्स बता चुके हैं, तो मतलब यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप लोग देख के कर सकते हैं। ये जनरल टेक्निक्स होती हैं जो हर कोई अप्लाई कर सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को जो होता है कि कुछ बोन्स का भी इशू होता है, कुछ लोगों को ऑर्थो का भी इशू होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी को एक चीज सजेस्ट करते हैं या हर बंदे के लिए अलग अलग? हर बंदे का अलग होता है, एक तो डाइट प्लान भी अलग होता है और यहाँ पे जो वर्कआउट की बात आती है तो वर्कआउट भी मतलब डिफरेंट उन लोगों के लिए होता है जिनको बोन्स प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम उनको कस्टमाइज पे लेकर आते हैं, मतलब उनको जंप्स नहीं करवाई जाती हैं, ठीक है, और फिर उनके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाता है कि अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप उसको मतलब चेकआउट करें कि कितना डेफिशिएंट हो, फिर उसके साथ उनको उसी मतलब डाइट प्लान के साथ विटामिन डी के कैप्सूल्स वगैरह दी जाते हैं, तो उससे वो बेहतर हो जाते हैं। अभी रिसेंट मेरे पास एक मेरी क्लाइंट है जिसका मतलब इतना मतलब 6 to 7 विटामिन डी आया था फर्स्ट वीक ऑफ द सेशन। अच्छा। और अब इस मतलब लास्ट वीक सेशन हमारा चल रहा है तो शी इज नाउ मतलब अब तक वो इतना विटामिन डी उसने जब इनटेक कर लिया था स्टार्ट में, तो अब वो सारी एक्सरसाइज कर पा रही है, जबकि फर्स्ट सेकंड वीक में उसको बहुत सारे पेन्स हो रहे थे। तो इस तरह भी जो लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो उनके पेन्स सामने आते हैं, उनको पता चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। वैसे अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको कोई डेफिशिएंसी भी है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, क्योंकि चेकअप वगैरह तो कोई करवाता नहीं है, चेकअप भी नहीं करवाते। और फिर क्या होता है कि यूजुअली अगर किसी को एक्सरसाइज करने का या डाइट करने का शौक चढ़ भी किया है तो उसने क्या किया कि कहीं से भी देखा कि भाई ये टेक्निक है और वो अप्लाई करना शुरू कर दी। ऐसा नहीं करना है, आपने कोई सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपने जाना है डाइटिशियन के पास या फिर जिम जाना है, किसी प्रैक्टिशनर के पास जाना है, या इनफैक्ट डॉक्टर के पास जाकर ही पूछ लें कि पहले आप मुझे जो है किसी जनरल फिजिशियन को दिखा दें, उसके पास जाएं और आप कहें जी आप मुझे कुछ टेस्ट लिख दें क्योंकि आई वांट टू डू एक्सरसाइज और ये मेरे लाइफस्टाइल मैंने प्लान करना है। उसके बाद आप जाएं अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को देखते हुए, अपनी बॉडी की जो आपकी जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए, आपसे आपके एज से रिलेटेड फिर वो आपको जिम पे या फिर वो जो आपका डाइटिशियन है वो आपको और हाँ सिलेक्ट करता है कि आपका ये प्लान है, आप ये जो है वो इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। आपका जो वेट है, आपका बॉडी फैट कैलकुलेट होता है, आपका बीएमआई कैलकुलेट होता है, हाँ। उसके बाद आपका एक डाइट प्लान बनता है, ठीक है, तो वो हर पर्सन का डिफरेंट होता है, हर अलग होता है, तो उसको उसमें मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, ठीक है, जो आपसे मतलब आपसे फॉर्म फिल कराया जाता है उसमें ये सारी चीजें मेंशन होती हैं कि ये आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस हिसाब से आपको फिर डाइट फिर वो सारी एसओपीज जो है वो आपने देखनी होती है और फिर उसको फॉलो करके आपने डाइट प्लान करना होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत जल्दी जल्दी डाइट करते हैं और उसके बाद जब वो वेट लॉस कर लेते हैं तो बहुत बीमार नजर आ रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है ये जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो हम बात करें कि सर्दियों में जब आपका वेट गेन हो जाता है तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, और जब आप एक्सरसाइज करते हैं और बहुत लंबा चौड़ा वो प्लान होता है एक्सरसाइज का तो बोर भी हो जाते हैं, तो इस बोरियत से बचने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है कि वो आप कंसिस्टेंटली से जो है वो कर सकें। और इसके अलावा आपकी फैमिली में जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे काम होते हैं, कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनके बच्चे भी होते हैं और उनको उनके साथ ही जो है ना वो सारी चीज़ें करनी होती है, तो ऐसी कोई एक्सरसाइज बताएं कि वो बच्चों के साथ जो है वो एक्सरसाइज भी कर सकें और उनका जो है वो घर में ये मसला भी हल हो जाए। बच्चों के साथ देखें, उनको एंगेज करके कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं कि मदर भी करें और बच्चे भी करें, तो वो कुछ ड्रिल्स कर सकते हैं। अच्छा। सही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रन है या फिर कुछ इस तरह की ड्रिल्स हैं जैसे जंप करके जा रहे हैं वापस बैक हाई नीज करते हुए आ रहे हैं,
या फिर कोन्स ऐड कर दें। हाँ। तो वन बाय वन एक कोन्स पे जाना है, फिर वापस आना है, या कोई चीज़ स्टैक कर दें किसी पॉइंट्स पे कि उनको कलेक्ट करके जो फर्स्ट लेकर आएगा वो विन करेगा। तो इस तरह ये कार्डियो एक्टिविटी है जिससे आपका हार्ट रेट अप होगा और एक एक्टिविटी में रहेंगे, मतलब हेल्दी एक्टिविटी है। हेल्दी एक्टिविटी। अच्छा ये बताएं डाइट प्लान क्या होना चाहिए सर्दियों में? देखिए डाइट प्लान तो वो अभी जो हमने बात की है कि कस्टमाइज ही डाइट प्लान सबका होता है, लेकिन विंटर्स में बेसिकली जैसे कि आजकल जो फ्रूट्स विंटर्स में आते हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, ये सब विटामिन सी फुल जो इनरिच्ड हैं, तो वो सारे आपको फ्रूट्स लेने हैं। वेजिटेबल्स में सारे ग्रीन्स जो आते हैं वो सब ऐड करें, स्पिनिश ऐड करें, कैरेट ऐड करें। अच्छा, इस तरह से भी कहा जाता है कि बहुत सारे फ्रूट्स भी मोटा करते हैं लोगों को, कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कुछ फ्रूट्स हैं जिनको मतलब कहते हैं कि मतलब वो नहीं लें अगर आप बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन फ्रूट्स को अगर आप एक बाउल में अगर आप सारे फ्रूट्स मिक्स करके ले रहे हैं तो वो आपको कोई मोटा नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। और इसके साथ वेजिटेबल्स लें, मस्ट है कि आप अपनी बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं उनकी। आप जो है मतलब एक वेजिटेबल्स जितना ले सकते हैं, मतलब एक सैलेड जरूर लें अपनी डाइट में, मतलब लंच में भी एंड डिनर में भी, दोनों में। तो जब आप एक प्लेट फुल सैलेड ले लेंगे तो आपकी फिर जाहिर है खुद ब खुद डाइट कम हो जाएगी, चाहे विंटर्स हो। अच्छा विंटर्स में मोस्टली ये होता है कि हंगर पैंग्स बहुत होते हैं, आपको भूख लग रही होती है, ठीक है। तो आप ये कर लें कि नट्स आप लें, नट्स इज गुड, बट नट्स भी कितने लेना है, क्वांटिटी है कि आप हैंडफुल ले लें, एक मतलब उससे ज़्यादा नहीं लें, ठीक है ना। नट्स लें, डिटॉक्सेस ऐड करें, वाटर का इंटेक सबसे सब भूल जाते हैं कि हमें वाटर इंटेक भी करना है सर्दियों में। तो जाहिर है वाटर जितना ज़्यादा इंटेक करेंगे, चाहे सर्दियों हो चाहे गर्मियों हो, हमें करना है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि आप मतलब जो भी डाइट ले रहे हैं उसको पोर्शंस में लें, ठीक है ना। मतलब ये नहीं करना है आपको कि आपने सिर्फ कार्ब्स लेते रहना है या प्रोटीन लेना है, क्योंकि जितनी सर्दियों की जो फूड्स होते हैं वो सारे बहुत हाई मतलब होते हैं कैलोरीज में, तो वो आपको ज़्यादा इंटेक नहीं करना है। आप ले लें क्योंकि आपका ज़ाहिर दिल चाह रहा है, लेकिन आप उसको इस क्वांटिटी में लें कि आप उसको फिर बर्न भी कर सकें। और बर्निंग इज मतलब ज़रूरी है कि आप उसको वर्कआउट से करें, चाहे आप आधे घंटे करें चाहे 40 मिनट्स करें, बट मस्ट है मगर अब उसको। अच्छा बहुत सारे लोग इस बारे में भी बात करते हैं कि ठीक है हमने एक्सरसाइज की, डाइट की, वेट लॉस हो गया, नाउ अगेन 2 4 6 महीने बाद फिर वो उस शेप में आना शुरू हो जाते हैं, तो बल्कि शायद उससे ज़्यादा कहीं मोटे नज़र आते हैं। उसकी क्या रीज़न होती है? क्या मतलब क्या अगर कोई डाइट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो बस वो थ्रू आउट लाइफ ही इसको करता रहेगा, या फिर कोई कहीं स्टॉप भी होता है उसकी ज़िंदगी में? ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे पास लोग ट्रांसफॉर्म होके जाते हैं, 2-3 मंथ बाद आते हैं, तो फिर उनका वेट पहले से भी हमें गेन लग रहा होता है या फिर होता है। तो इसका रीज़न है, देखें आप एक ने इसको लाइफस्टाइल की तरह लेना है। अभी मैंने आपसे कहा लाइफस्टाइल क्या होता है, जो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी 40 डेज से हमारे पास आ रहे हैं आप, और आपने क्या किया है कि आपने बहुत अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आप टाइम पे खाना खा रहे हैं, स्लीप ले रहे हैं, वाटर इनटेक कर रहे हैं, डिटॉक्सेस ऐड कर रहे हैं, आपने बहुत सारा वेट अपना लॉस कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक्टिविटी भी कर रहे हैं, जाहिर है बूट कैंप वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो वो एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स भी होते हैं। तो उसको करने के बाद आपने बहुत अच्छी बॉडी कर लिया, आपने वेट लॉस कर लिया है, आपका स्टेमिना बहुत बूस्ट कर गया है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने मतलब सेशन खत्म हुआ और आपने घर पे आराम से कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को, फिर वापस जीरो कर दिया है, ठीक। तो वो फिर क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म एकदम से फास्ट हो गया, अब आपने अपने मेटाबॉलिज्म को फिर जीरो कर दिया, लाइफस्टाइल को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो हम ये कहते हैं कि बेशक हमारे पास ना आए आप, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल बता दिया गया है, तो आप क्या करें, आप उस डाइट को फॉलो करें, ठीक है। आप चीट कर लें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल खाते रहें वही बिल्कुल के आपको सैलेड पे ही रहना है। आपने संडे को चीट अगर कर लिया है तो चीट मील लें, उसको चीट डे पे ना लेकर और चीट मंथ या वीक पे ना जाए, ठीक है ना। तो इट्स गुड कि आपने एक दफा खा लिया, आपको पता है कि मैंने इतनी कैलोरीज ले ली हैं, आपको एक्सरसाइजेस पता है, सीख गए हैं, तो घर पे आप करें। आपको फॉर्मेट्स पता है, टबाटा ट्रैक्स बता दिए जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे जो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हम वर्कआउट्स भी बताते हैं कि आपको अगर जो ब्रेक है उसमें क्या करना है। तो बेसिकली एक आपको प्रोग्राम दिया जा रहा है। अभी आपके ऊपर है कि आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को फिर दोबारा से जीरो कर रहे हैं, तो वो फिर क्या करेगी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म अप हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर वो डाउन होकर दोबारा अप होने में इतना ही डबल टाइम आपको लगता है और इतना ही मुश्किल होता है जितना फर्स्ट टाइम हुआ था उससे डबल। क्यों? क्योंकि एक दफा आपने बॉडी को उसकी आदत डाली है, फिर आपने उसको जीरो कर दिया, ठीक है। फिर आपने उसको जीरो करने के बाद इतना कर दिया कि उससे ज्यादा वेट गेन करके आप दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी बोन्स के लिए भी बहुत गलत है। जाहिर है इतना ज्यादा वेट आपकी बोन्स पे जब जाता है सबसे ज्यादा नीज प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। नीज पे सबसे ज्यादा जब आप जहाँ पे स्टार्ट करते हैं आप कहते हैं आपके नीज में दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपका वेट ज्यादा है। तो इसीलिए जिनका वेट ज्यादा होता है उनको हम जंप अवॉइड करवाते हैं या कस्टमाइज वर्कआउट पे लेकर आते हैं। तो फिर ये नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल अपने आप को जीरो नहीं करें, लाइफस्टाइल को लेके चलें, लाइफस्टाइल को लेके चलें। अच्छा राइस जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, स्पेशली मुझे बहुत पसंद है और मैं तो तकरीबन रोज़ाना या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर राइस ज़रूर खाती हूँ।
मगर राइस के बारे में मुझे भी इनफैक्ट बहुत लोग कहते हैं कि भाई देखो ये चावल जो है ना इंसान को मोटा कर देता है। क्या वाकई ये मिथ है, हकीकत है, क्या है इसके अंदर? देखिए चावल बेसिकली क्या है, कार्ब्स हैं आपके। कार्ब्स क्या होते हैं, अगर ज्यादा इंटेक करेंगे कार्ब्स तो आपका वेट गेन होगा, ठीक है। हर चीज को अभी मैंने कहा है कि पोर्शंस में आपको लेना है। हाँ। आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, तो सही है, उससे क्या होता है इतना ज्यादा आपका मतलब आपको नहीं कैलोरी इंटेक होती है उससे। लेकिन अगर आप वाइट पे भी जा रहे हैं तो उसमें भी ये है कि आप पोर्शंस में लें। ये नहीं है कि आपने पूरी प्लेट फुल डेली खा रहे हैं उसकी राइस की, तो आप इसको उसमें करें, कस्टमाइज में लेकर आएं। अच्छा, चावल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। उसमें सबसे ज़्यादा ठीक चावल कौन सा रहता है जो सेहत के लिए मुफीद हो? बेसिकली ब्राउन राइस ही कहते हैं कि अच्छा। आप वो उस पे जाएं कि आप ब्राउन राइस लें, लेकिन असल में पसंद नहीं आता लोगों को। हाँ। क्योंकि उसकी कुक के बाद थोड़ी सी वो वाली राइस वाली चिपनी आती है। तो ठीक है, अगर थोड़ा आपको dried rice और- बॉइल्ड राइस ले लें, अगर आप वाइट राइस भी ले लें तो बॉइल्ड राइस लें, बट सेम इन अ लिटिल पोर्शन उसको ऐड कर लें कि आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपको राइस लेना है तो आप ले लें। टोटे चावल जो होते हैं वो कहते हैं कि वो आपको मोटा नहीं करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि टोटल चावल आपको मोटा नहीं करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइस तो राइस है, जाहिर है। हाँ, उसकी वो तो कार्ब्स है, उसी फॉर्म में है वो। लेकिन बट ये है कि आप उसको अगर कम क्वांटिटी में जो भी चीज़ लेंगे वो आपको मतलब हेल्दी रहेगी, वो नहीं होगी। लेकिन राइस अवॉइड ही करते हैं। हाँ। कार्ब्स, लेकिन देखिए ये नहीं है कार्ब्स बिल्कुल छोड़ दें, हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं। हमारे डाइट प्लान में भी ये है, क्योंकि आपको पता होगा कार्ब्स आपके माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ब्स आपके। अगर कार्ब्स लेंगे तो जाहिर है आपका कोई फंक्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो कार्ब्स लें, उसको पोर्शन में लें। आपको ये बताएं कब कार्ब्स लें, जैसे आपने आफ्टरनून में ले लिया, लंच नहीं, में बहुत ले सारे लिया। लोग ये कहते हैं कि जैसे अगर आपने राइस खाने carbs है या राइस आपने लेने, तो आप ऐसा करें कि उसको जो है वो तेल में या तड़का जो होता है ना तेल का, वो ना लगाएं, बल्कि आप उसे बॉईल कर लें। बॉईल करके आप उसकी वो जो पानी है वो निकाल के फिर आप वो जो वाइट राइस है उसके अंदर जो भी, अगर जैसे मैं ओरिएंटल बना के वो एक डिश बन जाती है, उसमें सारी चीज़ें डाल के आप खा लें, तो वो खा सकते हैं। उससे इतना नहीं होता। लेकिन वो सेम है कि कार्ब्स की फिर वो जो आप राइस ले रहे हैं वो पोर्शन में होना चाहिए, पोर्शन में होना वो चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके साथ आप वेजिटेबल्स ऐड कर लें, उसके साथ आप मीट ऐड कर लें, चिकन ऐड कर लें, फिश ऐड कर लें। आप एक अपना प्लेटर बना के खा लें, प्लेटर टाइप का उसको बना के खा लें। तो आप डेली इतना ज्यादा राइस ना लें, उसको एज अ प्लेटर की तरह बना के खा लें, तो वो फिर भी आपके लिए बेहतर होगा। दही या रायता कहते हैं ना, ये जो सारे लाइक ये वाले जो डिशेस होते हैं जो कि मज़े के भी होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं। चलिए, समोसा का तो हम सबको पता है कि जी अगर आप इस तरफ जाएंगे आप तो वो तो कैलोरीज हैं। बट दही बड़े या दही का इस्तेमाल सर्दी या गर्मी में किस वेट गेन के लिए किस तरह है, या मतलब काम आता है, उसमें मुफीद है, या वेट लॉस करता है, या क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग दही के बारे में भी बात करते हैं। योगर्ट बहुत हेल्दी है, योगर्ट कभी भी मना नहीं किया जाता है। योगर्ट आपको जो टिन पैक में आती है, मतलब क्रीम योगर्ट, वो बना होती है। वरना जो फ्रेश योगर्ट है आप उसको ले सकते हैं, वरना आपके पास ग्रीक योगर्ट्स आती हैं, डाइट योगर्ट्स में भी आती हैं। योगर्ट आप चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, आप दोनों में ऐड कर सकते हैं। उसका कोई मतलब डिसएडवांटेज नहीं है। सही, मतलब वो बेनिफिशियल है आपके लिए। बेनिफिशियल है, ठीक है। आप हर सीजन में जी बिल्कुल, हाँ। ठीक है। अच्छा, जैसे आप मिल्क ले सकते हैं, ऐसे ही आप योगर्ट भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि सर्दियों की डाइट और जो गर्मियों की डाइट है वो उसका क्या होता है? वो अलग अलग होता है। ये है कि गर्मियों में ना आपका खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, मोस्टली स्वेटिंग बहुत हो रही होती है और इतना ज्यादा क्रेविंग नहीं होती, बताइएगा, इतनी ज्यादा क्रेविंग नहीं होती है फूड की, ठीक है। लेकिन विंटर्स में क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है फूड्स की। किस तरह के फूड्स, मतलब किस तरह के, जैसे आपने बताया मीठे की हो रही होती है बहुत लोगों को कि आप कुछ हलवा खा लें, इस तरह की चीजें खा लें। तो बेसिकली आप सूप डाइट ले सकते हैं, सूप्स को ऐड कर लें विंटर्स में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इससे ये होगा कि आपका स्टमक भी फुल हो जाएगा और आप जो है मतलब इस तरह की क्रेविंग भी नहीं होगी। नट्स ले लें, सूप्स ले लें। सूप्स भी क्रीमी सूप्स नहीं है, नॉर्मल सूप्स हैं जो मतलब सूप्स होते हैं, उसमें क्रीम ऐड नहीं करें। तो ये होता है। वर्कआउट सेम होते हैं, समर्स और विंटर्स के कोई अलग अलग वर्कआउट्स नहीं होते हैं, सेम होते हैं बिल्कुल। कोई वो नहीं है कि आपको समर्स में ये वर्कआउट करना, विंटर्स में ये वर्कआउट करना है। बस आपको अपनी एक्टिविटी रखनी है 40 मिनट्स तक। आपने कोई भी वर्कआउट कर लें, उसमें यह है कि आप अपने बॉडी को एंगेज करें, करें। अच्छा, तो ये कोई टिप दे दें ऐसे लोगों के लिए भी जो कि चाहते भी हैं, दिल से चाहते हैं कि उनका वजन कम हो जाए, वो फिट रहें, फाइन रहें, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही होती है। वो कहते हैं छोड़ो जी, थोड़ा सुस्ती आ रही है। तो कोई ऐसी तो टिप होगी ना कि घर में बैठे हुए किसी भी शख्स के लिए जो कि सुस्त है, लेजी है, लेकिन वो चाहता है मैं फिट हो जाऊँ, लेकिन फिर भी वो
नहीं कुछ करते? देखिए ऐसा कोई- उनको ये कोई- सोचना कोई चाहिए magical कोई कि tip? अब देखें हेल्दी होना है, मतलब कोई उनको मतलब अभी कोई ऐसी घर में ही क्या कुछ कर घर में ही ऐसी मतलब उनको कोई ये सोचें कि आपको कोई आप हेल्दी हैं, मतलब कोई आपसे फिट नहीं है, हाँ, fit ठीक है नहीं ना, है। लेकिन आपको अगर कोई हेल्दी रहने के लिए चाहिए कि हेल्दी रहें, हाँ। आपको कोई बीमारी नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह के रूटीन को फॉलो ही करते रहेंगे हाँ। कि आप बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं कोई रखेंगे activity तो नहीं आगे करेंगे। जाके बहुत चांसेस हैं आपको डायबिटीज के, शुगर के। हाँ। तो आप ये आई ओपनर है आपके लिए कि आप सही। अभी आज से ही स्टार्ट कर दें। और अभी तो मतलब न्यू ईयर शुरू होने वाला है, वैसे ही सब कहते हैं ना Exactly. न्यू ईयर रिजोल्यूशन है, हाँ, बिल्कुल, आपने decide करना है कि क्या resolution है आपकी मोटिवेट New होना Year की, है, हाँ। लेकिन वो सिर्फ होता है, कोई जाता नहीं है, क्योंकि लेकिन बेस्ट ये है वो पहले कि दिन ही वो होता है सारा पहले- resolution। उसके बाद दूसरे दिन से वापस बैक टू नॉर्मल। हाँ, तो वो मोटिवेशन जो है आपको विद इन सेल्फ आ सकती है। ये हाँ। मतलब एक तरह का प्रोसेस है कि आप खुद से, मतलब अगर आपको मोहब्बत है, अगर आपको अपने आप से प्यार है, तो आप अपने आप को मोटिवेट भी करेंगे और आप निकलेंगे भी और चलें जी, वर्कआउट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उज़मा अली हमारे शो पर मौजूद थी और बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि भाई आपको अगर अपने आप से प्यार है तो जाहिर है फिर आप अपने आप के लिए चीज़ें करेंगे, और इफ़ यू लव योर सेल्फ देन पीपल लव यू। तो पहले आप अपना ख्याल रखें और फिर उसके बाद जो है बाकी अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, क्योंकि पहले आप ठीक होंगे तो आप बाकी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे इंटरेस्टिंग बातें, और ये हैं खाने पीने की, और मुझे वाइब्स आ रहे हैं गाजर के हलवे के भी। तो वापस आ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब सर्दियों में हो रही हैं खाने की बातें, और मुझे जो हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है वो ज्वाइन किया है शेफ़्स ने। जी हाँ, और जब शेफ़्स ज्वाइन कर लें तो बड़ी सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि बस जल्दी जल्दी सारी रेसिपीज़ पूछ ली जाएँ, क्योंकि ये सारी रेसिपीज़ जो है बड़े मज़े की होती हैं, और जो खाने हैं वो स्पेशली हर घर में ही जो है वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से खाए जाते हैं। लेकिन इशू ये होता है कि भाई यही रेसिपीज़ हों, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर चेंज कर लिया जाए तो इसका जायका भी चेंज हो जाता है और स्टाइल भी चेंज हो जाता है। तो हमें ज्वाइन किया है, सूफिया हमारे साथ मौजूद हैं, गज़नफ़र हमारे साथ मौजूद हैं और मरियम हमारे साथ मौजूद हैं, और तीनों बेहतरीन शेफ्स हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी सूफिया, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली कौन सी डिश होती है, और कौन सी डिश जो है वो फ़ौरन से जो है वो रेडी भी हो जाती है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग है ना सर्दियों में सूप तो बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि सूप को एंजॉय करते हैं, और बनाना भी आसान होता है, पीना भी आसान होता है, सही होता है। ठीक। और बाकी स्वीट डिशेस में जैसे हमारी है ना, तो हम लोग बोरी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो हमारी है ना तो ट्रेडिशनल डिशेस होती है कि गुड़ पापड़ी हो गया, अंडे का हलवा हो गया, फिर गुड़ पापड़ी? जी जी अच्छा। जी, वो है ना ड्राई फ्रूट्स के साथ और आटे के साथ बनी जाती है। सही। फिर अपने क्या हो गया, ये गोल पापड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं ना सर्दियों में बहुत खाई जाती है। सही। चलें जी, गज़नफ़र आप बताइए कि ज़ाहिर है आप रेस्टोरेंट ऑनर भी हैं, और आपको तो ज़ाहिर है खानों का ज़्यादा आइडिया होगा, और ये भी पता होगा कि लोग जब आते हैं और ऑर्डर करते हैं तो वो क्या चीज़ सर्दियों में सबसे पहले जो है वो कहते हैं कि जी हमें ये खानी है। कुछ उस बारे में बताएं, फिर आपसे रेसिपी भी पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, सर्दियों का तो सीज़न ही ऐसा है, खाने पीने के मुताबिक हर चीज़ बंदे को, मतलब जो मोस्ट रनिंग आइटम होते हैं सर्दियों में हमारे, उसमें हमारी मटन कढ़ाई हो गया, लैम कढ़ाई होगी, लैम बोटी हो गई, मटन बोटी, नमकीन रोश, इस तरह के जो मीट आइटम्स, फ़िश हो गई, फ़िश बहुत ज़्यादा रनिंग में आ जाती है, सूप्स वगैरह जिसमें हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ सूप्स हैं, मतलब चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सॉर, प्रॉन सूप, और इस टाइप के आइटम। और स्वीट में गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, जिसकी मैं कह रही थी कि मुझे तो वाइब्स आ रही है, लेकिन जो हमारे शेफ्स हैं वो कुछ और ही हमारे लिए बना के लेके आए। असल में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो गाजर का हलवा आपको पता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। चलें, ये गाजर का हलवा ड्यू रहा, ये ज़रूर आपने फिर बिल्कुल तो आपको बना के, आपने नहीं रेस्टोरेंट पे भी, लेकिन यहाँ पे भी आपने जो है वो किसी दिन बना के लाना है। अच्छा, ये बताएं गज़नफ़र कि जो झटपट रेसिपी होती है, जी जी, और अब ज़ाहिर चले आप तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल फूड से रिलेटेड काम में है, लेकिन जो लोग घर में मौजूद हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम फ़ौरन से जो है वो रेसिपी तैयार करें और मज़े की भी बने, तो उनके साथ कोई एक ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करें कि क्या आप बना सकते हैं? जो है रेसिपी अगर झटपट आपने करनी, आपके पास प्रिपरेशन हुई हो, मसाले वगैरह आपने तैयार किए हुए हो, कटिंग वगैरह आपकी सब हुई हुई हो, तो आई थिंक 15 to 20 मिनट इनफ होता है खाना तैयार करने के लिए। कोई भी खाना अगर आपकी प्रिपरेशन सारी हुई हुई है 15 to 20 मिनट। इसमें जैसे कढ़ाई हम कह लेते हैं,
तो चिकन कढ़ाई है, तो आई थिंक 15 मिनट्स इज़ इनफ मतलब इसको तैयार करने के लिए। तो आपने चिकन फ्राई चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई सिंपली मतलब कि जो जैसा घर में आप बनानी हो, चिकन फ्राई किया, साथ ही आपने फ्राई होने के बाद आपने उसमें ग्रेवी वगैरह जिस तरह टमाटर वगैरह लगा दिए साथ, उसको थोड़ा दम दे दिया। टमाटर आपका मतलब नरम हो जाए उसके बाद आपने उसके अंदर मसाले वगैरह उसमें ऐड ऑन किए और थोड़ा सा योगर्ट वगैरह ये चीज़ें डाल के, तो विद इन 15 to 20 मिनट्स आपकी कढ़ाई रेडी हो जाती है। तो मगर मेन चीज़ है प्रिपरेशन आपकी हुई हो, प्रिपरेशन पहले से हुई भी हो। जैसे मसाले हैं, जैसे कढ़ाई के मसालों में आपके जीरा हो गया, धनिया हो गया, मतलब ही इज ट्राइंग टू से कि पहले से आपके पास चिकन मौजूद हो, पहले से आपके पास सारे मसाले मौजूद हो, आपने फ्रिज से चिकन निकाली और फिर उसको आपने उस हिसाब से करके रेसिपी 15 से 20 मिनट में बना ली। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपके पास सारे ये स्पाइसेस हो, चिकन हो ऑलरेडी मौजूद हो। मरियम, आप जो है ये बताएं कि आपकी फेवरेट स्पेशलिटी क्या है, आप क्या बनाती हैं? देखिए, सर्दियों के हवाले से तो मैं आज बना के भी लाई हूँ, गोल पापड़ी है। सही। और उसके अलावा अगर आप बोहरा रेसिपीज़ की बात करें तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो स्पेशलिटीज़ में आती हैं। बोहरा कटलस है, बोहरा फ्राइड चिकन है, फिर हमारे अलग अलग तरह की हम निहारी अपनी बनाते हैं, वो डिफरेंट होती है मार्केट से। सही। और एक अंडे का हलवा जो आपने झटपट रेसिपी का कह रही है ना, वो अंडे का हलवा है जो सर्दी में बहुत अच्छा रहता है। बस फिर आप जरा बताएं कैसे बनता है ये अंडे का हलवा? 3 मिनट्स में आपका तैयार हो जाता है। आपने घी गर्म किया, अंडे तोड़ के डाले, अच्छी तरह उसको चूल्हे के ऊपर ही है, घी गर्म हो रहा है, साथ में जल्दी जल्दी फेंटते गए, उसके अंदर घी गर्म किया, अंडे आपने 2 से 3 अंडे ले ले, तोड़े, उसी के अंदर तोड़ते जाएं, फेंटते जाएं और है ना चूल्हा जलने देते, मीडियम घी के अंदर ही उसको आप करते जाएं। एग्जैक्टली, घी तो सर्दियों में सबसे अच्छा घी के अंदर फेंटते जाएं। जी, घी आपने गर्म किया है ना, उसके अंदर आपने अंडे डाले, उसको अच्छी तरह से फेंटे ताकि वो अपन नहीं वो भुर्जी बनाते और अंडे तोड़ते हैं जिस तरह से आपने वो कर लिया। उसी के अंदर आपने चीनी डाल दी, थोड़ा सा हल्का सा फूड कलर डाल दिया और आपका हलवा तैयार है। अरे इतना बेहतरीन लगता है सर्दियों में कि बच्चे तो ऐसे अंडे नहीं खाएंगे सुबह में नाश्ता, लेकिन हलवा आप दे दें वो खा लेंगे आराम से। अरे ज़बरदस्त। अच्छा, और कुछ इस हवाले से बताएं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा कौन सा ऐसा खाना है जो खाया जाता है और बहुत सारे लोग अब वही चिकन है या फिर बारबेक्यू है वो खा खा के फेड अप हो जाते हैं। फ़िश भी लोग कहते हैं भाई कितनी हफ्ते में 2 दिन खा लें। डिफरेंट सी कोई डिश बताएं जो लोग जो है इस वीकेंड पे भी या फिर शाम को ट्राई कर सकें। बिल्कुल, देखिए अगर आप है ना बहुत ज़्यादा आपने ये मछली चिकन ये सब खा लिया है ना, तो आप सब्जियों का भी इस्तेमाल रखें क्योंकि ठंड में सब्जियाँ भी बहुत काम में आती है। सब ये कहते हैं कि हमने फिश खाई तो ही हमें गर्मी आएगी, नहीं, सब्जियों का इस्तेमाल अपने साथ रखें। कौन सी सब्जियां हैं वो? आप नॉर्मल अपनी जो सब्जियां हैं उसी के आप सीख में बना के खाएं तो इससे क्या होता है कि बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं। जैसे टमाटर, प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है। गाजर का भी यही प्रिपरेशन का सर ने बहुत अच्छा कहा कि गाजर को आप हमेशा कद्दूकश करके पैकेट्स बना के डीप फ्रीजर में रख लीजिए। सही। जब भी आपको हलवा बनाना है या आपको लग रहा है कि आप ताज़ा ताज़ा खाना चाह रहे हैं तो उसी वक्त आपने हलवा तो फौरन बन जाता है, प्रिपरेशन करनी होती है तो फ्रिज में ये चीज़ें आइटम्स तैयार रखें। तो सारा काम जो है वो सर्दियों में प्रिपरेशन का है कि अगर आपने झटपट बनानी है चिकन तो भी आपके पास पहले से चिकन मौजूद होनी चाहिए। अगर आपने सब्जियां बनानी है तो गाजर जो है वो कद्दूकश होके वो आपके पास होनी चाहिए। उसको आप जो फ्रीजर फॉर्म में फ्रिज में रखें और फिर जो झटपट रेसिपी हम कहते हैं ना वो फिर फौरी से जो है वो तैयार हो जाती है। अच्छा जी, स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे कि ये ज़बरदस्त है। थोड़ा सा गजनफर साहब बताएं कि आपने क्या बनाई हुई है, आपकी जो रेसिपी है ये हमारी चिकन शाही कढ़ाई है। अच्छा। और उसके साथ बारबेक्यू फिश टिक्का है। जैसे फिश सर्दियों का सीजन है, थोड़ा सा मोस्ट डिमांडिंग चिकन शाही कढ़ाई। जी, शाही कढ़ाई। सही। तो इसमें हम लोग कैशियो नट्स वगैरह, अखरोट, इनका पेस्ट, बादाम का मतलब एलमंड्स का पेस्ट हो गया, ये सारा बना के उसके अंदर इसकी जो मतलब कि हम ग्रेवी तैयार करते हैं उसके अंदर ये सब चीजें ऐड ऑन होती हैं। तो ये फिश टिक्का जो है ये स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। जी, बारबेक्यू फिश टिक्का। बारबेक्यू फिश टिक्का, बिल्कुल आप बताएं आप इस ये बिल्कुल इजी है। आपने फिश बोनलेस फिश लेनी है और इसका मतलब जो मैरिनेशन है इसमें आपने मतलब करंडियर पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया, इसके अलावा नमक हो गया, उसके अलावा मिर्च हो गया, ये चीज़ें, और थोड़ा सा इसके अंदर आपने ले लेना योगर्ट ले लेना है और उसमें थोड़ा सा फूड कलर और ग्रीन चिली और अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, थोड़ा सा मतलब उसका जूस यूज़ करना है हमने, ताकि क्योंकि वो फिर मुंह में अगर आप उसका पेस्ट यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा मुंह में आता है, वो टेस्ट ख़राब करता है। तो ये चीज़ें आपने करके इसको ग्रिल कर लेना है, मतलब मैरिनेट हुआ हो 1-2 घंटे इसको मैरिनेशन में रहे और उसके बाद आपने इसको ग्रिल करना है, मतलब विद इन 15 मिनट्स में आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा गजनफर, कोई गेस्ट घर पे आ रहा हो और आपको पता हो कि आपने दावत करनी है, तो दावत की परफेक्ट डिशेस क्या हो सकती हैं जो आपके बजट के अंदर भी सम अप हो जाए, बजट भी आपका ना पड़े और मतलब
अच्छी दावत भी हो जाए। अच्छी दावत तो इसमें आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपके बजट पे डिपेंड करता है। बजट भाई 4, आप लेट सपोज कि 4 लोगों की दावत है, 4 लोग आ रहे हैं, तो अब 4 लोगों को अच्छा खाना अपने अच्छे बजट में, मतलब नॉर्मल बजट में कैसे खिला सकते हैं? आप समझ लें 4 बंदों के लिए अगर घर में आपने दावत करनी है, मेरे ख्याल से अगर चिकन पे, मीट के ऊपर आपने चिकन ले लिया, साथ के कबाब वगैरह, शामी कबाब वगैरह घर के अंदर नॉर्मली बने हुए ही होते हैं हर घर के अंदर। ये शामी कबाब्स वगैरह रख लिया आपने, चिकन रख लिया कढ़ाई में, या कोरमा बना लिया घर के अंदर, कोई राइस में एक डिश, बिरयानी, पुलाव, जो हमारे कराची में ज़्यादातर घरों में दावतों पे यही चीज़ें चलती हैं। नहीं, कराची में ज़्यादातर घरों में दावतें होती है, तो सबसे पहले तो बिरयानी तो लाजमी है, उसके बगैर दावत बनानी ही है। और फिर उसके साथ जो है वो आप कहते हैं कबाब ले लें, फिर आप कुछ सालन में, अच्छा सालन में जो है ना वो कन्फ्यूजन हो जाता है, सालन में क्या बनाएं, अब क्या बनाएं, बिल्कुल ऐसे मरियम आप बताएं कि एक परफेक्ट दावत जो है वो उसकी डिशेस क्या होंगी। लेकिन अभी आते हैं वापस और फिर उसके बाद जो है वो बात करते हैं और पूछते हैं कि जी आप लोग जो दावतें या हम लोग जो दावतें करते हैं वो एक परफेक्ट दावत कम बजट में कैसे हो सकती है, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब शेफ्स हमारे साथ मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ पता करें और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्टिक्स पता करें कि मेहमानों को जो है वो कैसे कम बजट में हैंडल किया जा सकता है। मरियम आप बताएं। देखें, आप इसके अंदर है ना हांडी बना सकते हैं जो बोनलेस के साथ बनती है, और वो बहुत आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा क्योंकि बोनलेस चिकन आपको वैसे भी कम रेट में मिल जाती है इजीली। वो बना ले। भुना हुआ कीमा बना ले। अच्छा, अभी लहसुन वाला कीमा बहुत चल रहा है। लहसुन जिसपे डालते हैं वो अंडे के साथ लहसुन, और कीमे पे नहीं डालते करकराता हुआ लहसुन डाला। हाँ, लहसुन वाला कीमा, सही। उसके ऊपर लहसुन की टॉपिंग भी हुई होती है। हाँ, वो बना लें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सही। ट्रेडिशनल अभी देखने जाएं तो मकई की रोटी है, बाजरे की रोटी है, ये सब भी बहुत अच्छा लगता है। मकई और बाजरे की रोटी समटाइम्स ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते या नहीं खाते। हाँ, तो बिरयानी के साथ अगर आप दावत कर रहे हैं तो बिरयानी के साथ फिर क्या आप सालन में क्या रखें? आप हांडी रख लें। बोनलेस चिकन की तो बहुत अच्छी रहती है, अलग अलग रेसिपीज के साथ बनती है। सही। और सीख कबाब बनते हैं, वो रख लें। बोरा फ्राइड चिकन बनती है, वो रख लें। बोरा कटलेस होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है कि जो बिरयानी के चले जी, मीठा रह गया तो मीठा ज़रूर आप बताएं कि मीठा क्या रखें, और जो मीठा आप बताएंगी उसकी रेसिपी भी आप शेयर करें। ज़रूर। मीठे में जो मैं भी दावत में अक्सर रखती हूँ वो शाही टुकड़ा रखती हूँ। शाही टुकड़े मेरी अम्मी के बड़े फेवरेट है। एग्जैक्टली, मैंने आज बनवाने उनसे, क्या आपने मुझे बताया, इजी रेसिपी है और आसानी से घर के इंग्रेडिएंट्स में ही बन जाता है। स्लाइस ब्रेड होती है ना, वो आप सुखा लें, उसको 2-3 घंटे पहले सुखा लें। वो सुखाने से ये होता है ड्राई कर लें उसको, क्योंकि आप फौरन पैकेट से निकाल करके उसको फ्राई करेंगी ना तो तेल बहुत सोख करेगा, बहुत मीठा। सही। थोड़ी देर 2-3 घंटे के लिए रखते हैं उसको एयर के अंदर, पंखे के नीचे। सूख जाए उसको फ्राई कर लीजिए जिस भी शेप में चाहे, या तो आप बीच में से कट लगा लें या एज इट इज रख लें, कॉर्नर्स काट लें, डिपेंड ऑन यू, जैसे चाहे वो कर लें। और वो टेस्ट बड़ा उसका अच्छा मजे का होता है। यूनिक चीज लगती है शाही टुकड़ा, क्योंकि लोग या तो ज्यादातर गाजर का हलवा बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, पुडिंग बनाते हैं, ये चीज होती है। सही। अच्छा, गाजर का हलवा बनाना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, तो थोड़ा सा उसकी कोई टिप भी बता दें। आपसे भी मैं गजनफर इसकी टिप लूँगी, और ज़रा सा लोगों को बता दें कि भाई कि बड़ा लेंदी होता है, उसके बाद उसमें क्या होता है कि टेस्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे ज़रूर हो जाता है। या तो लोग बहुत ज़्यादा मीठा कर देते हैं, या वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सॉफ्ट हो गया, उसको एक्यूरेट, और कभी उसका रंग जो है वो भी थोड़ा काला हो जाता है पका के, तो वो फील नहीं आती जो आप एक जाके रेस्टोरेंट वाले गाजर के हलवा लेके आते हैं और आप फिर वो घर में नहीं पका सकते उस तरह। सब्जियों को बहुत ज़्यादा ना पकाएं, सबसे पहले तो ये बात है। सब्जियों को जितना पकाते जाएंगे वो अपना कलर ख़राब करेगा और वो टेक्सचर देगा ही नहीं जो हमें एक्चुअल मार्केट्स में मिलता है। गाजर के हलवे का भी इसी तरह से, पहले आपने चूल्हे पर जब चढ़ाते हैं ना, उसको पहले अच्छा सा थोड़ा भून लें, बहुत ज़्यादा ना भूनें, उसको भून लें। फिर उसके भूनने के बाद जब आपको लग रहा है कि गाजर का, मैं इस तरह बनाती हूँ क्योंकि मार्केट में दूसरी टेक्निक्स भी होती होंगी, अलग अलग तरीके भी होते होंगे। सही। उसको भून लें, फिर उसके अंदर चीनी डालें। अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो फिर कुमेल का इस्तेमाल बहुत ना करें। कुछ क्या करते हैं, मावा भी डाल रहे हैं, कुमेल भी डाल रहे हैं, तो वो इतना सौगी सा और मीठा मीठा हो जाता है। एक चीज़ का, कम इंग्रेडिएंट्स पे जितना खाना बनेगा उतना अच्छा बनेगा, ये याद रखें। कम चीज़ें लें, बहुत टेस्टी बनता है। कम चीज़ें लें तो वो टेस्टी रहेंगी। गजनफर आप गाजर के हलवे पे बात करते हैं थोड़ी सी, कि जैसे गाजर का हलवा है ना, तो हम लोग जब उसको ऑयल के अंदर या घी के अंदर जब उसको पकाते हैं
तो उसको हम जो काला, जिस तरह आप कह रही हैं काला हो जाता है थोड़ा सख्त, तो उसको सबसे पहले जो हमारी जो रेसिपी में हम करते हैं वो थोड़ा बॉयल कर लेते हैं गाजर। जब कद्दूकश करने के बाद उसको बॉयल कर लें आप, उससे ये होता है जो गाजर का टेक्सचर है वो थोड़ा नरम हो जाएगा। वो नरम होने के बाद देन उसमें आप, हम लोग तो देसी घी यूज़ करते हैं, प्रॉपर देसी घी हो गया। देसी घी, जी जी, देसी घी के अंदर उसको, जब उसको भुनाई करके उसके अंदर, और चीनी पहले ऐड ना करें, क्योंकि चीनी जो होती है वो कलर ख़राब करती है। सही। चीनी को आप आखिर में थोड़ा सा जब बुनाई भी कर देती है चीनी जो, उसको आप एंड में मतलब उसको कोशिश करें अगर शीरा मिल जाए, शीरा नहीं है तो आप उसको बाद में यूज़ करें, और उसको मतलब कि उसके अंदर बुनाई के साथ, और उसमें बाकी वो वाली मीठे के अंदर जब मीठा ना हो तो उसमें मीठे का मज़ा नहीं आता है। तो कुमेल जो फिर जितना गुड़ डालते जाएंगे, ऐसे भी होते हैं ना, गाजर का हलवा हो गया या फिर खीर हो गई या पुडिंग हो गई, अगर ज़्यादा मीठे हो जाए तो वो फिर दिल नहीं करता खाने का। तो उसकी क्या फिर मरियम टिप होती है कि कैसे मैनेज किया जाए, मतलब कैसे पहले क्या कम मीठा डाला जाए फिर उसको चेक किया जाए? मैं तो बिगनर्स को जो बताती हूँ, अपने चैनल भी बताती हूँ, वो यही कहती हूँ कि पहले कम मीठा रखें। अगर स्टार्टिंग आप कर रहे हैं, सीखा है, आपने फर्स्ट टाइम वो चीज़ ट्राई की, तो ज़ाया ना हो, कम मीठा रखें। मसालों में भी कम मसाले डालें, फिर आप सबसे टेस्ट कर लीजिए, फिर आप ऐड कर लीजिए। सही। अच्छा सूफिया, आप बताएं अपनी कोई अच्छी सी रेसिपी। ये फिंगर फिश जो सर्दियों में बहुत खाई जाती है, तो वो बोनलेस फिश ले लें आप, उसको फिंगर शेप में उसको कटिंग कर लें, और बस अपने है ना तो जो नॉर्मल मसाले होते हैं जैसे लाल मिर्ची हो गई, नमक हो गया, गरम मसाला हो गया, काली मिर्च हो गई, और उसके साथ उसको मैरिनेट करके सिंपल सा फ्राई कर दें। सिंपल सा फ्राई जी। और मीठे में तो मैं अक्सर है ना फ्रूट ट्राइफल बनाती हूँ। अरे वाह, उसकी जरा रेसिपी शेयर करें। वो तो बड़े लोगों को पसंद होता है। वो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, और वो ऐसा है कि हर वक्त खाई जाती है, सर्दी में, गर्मी में, हर वक्त ना। एक्चुअली उसका होता क्या है कि कस्टर्ड पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसमें है ना तो अपन अपनी मर्जी के फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं, जेली हो गई, फिर है ना तो चमचम वगैरह जो छोटे होते हैं वो ऐड कर दिए, तो ये अच्छा फ्रूट ट्राइफल इस तरह। अच्छा, सर्दियों में ना सिंपल सा बड़ी सारी सौगातें होती हैं, अखरोट का हलवा, अंजीर का हलवा, लौकी का हलवा, जरा इस हवाले से बताएं। आप लोगों ने कभी ट्राई किया, बनाया कभी? लौकी का तो बन जाता है। लौकी का उसकी कैसे बना? सेम गाजर की तरह ही है, कद्दूकस करके रख ले, सेम तरीका है। कलर में उसमें ग्रीन कलर डालना पड़ता है ताकि अच्छा सा इनहेंस कलर हो जाए। ग्रीन तरीका बिल्कुल सेम है। गज़नफ़र आप? बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह मतलब गाजर का हलवा बन रहा है, इसी तरह लौकी का हलवा है। अखरोट का हलवे के अंदर भी हम लोग तकरीबन लोग गाजर भी यूज़ करते हैं, और उसमें ऐड ऑन कर देते हैं हम लोग बीच में अखरोट का, मतलब उसमें थोड़े यूजेस ज़्यादा हो जाते हैं, गार्निशिंग में अखरोट आपको मिल जाता है, तो इस वजह से वो अखरोट का हलवा बन जाता है थोड़ा सा। तो मतलब मगर उसका पेस्ट बना के भी हम यूज़ करते हैं उसके अंदर। उसके अलावा जो मीठे के अंदर हमारा जो ज़्यादा डिमांडिंग आइटम है दूध दुलारी। तो दूध दुलारी जो है, तो हम मेरे घर में कोई दावत हो, रेस्टोरेंट पे हो, तो स्पेशली ऑर्डर आता है कि भाई दूध दुलारी आपने बनानी है। उसके अंदर वो आइसक्रीम सा भी कुछ फील हो रहा है ना, अगर वो रबड़ी यूज करते हैं उसमें, क्रीम और रबड़ी यूज होती है उसके अंदर। आप कस्टर्ड उसका मतलब बिल्कुल इजी रेसिपी है, घर में भी आप, थोड़ी सी वो एक्सपेंसिव पड़ती है, बट ये है कि आप उसमें आपने दूध बॉयल किया, जब दूध आपका बॉयल हो जाए उसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और चीनी, दोनों चीज़ें ऐड करके मतलब हस्बे जायका चीनी, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा भी ना हो जाए। दूध को ठंडा करने के बाद देन आपने उसमें रबड़ी ऐड करना है और क्रीम ऐड करनी है, उसको अच्छी तरह विश करके ताकि वो मिक्स हो जाए, प्रॉपर मिक्स हो जाए उसके अंदर। देन उसमें आप मतलब जो ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें, फ्रूट कॉकटेल्स हो गया, चमचम हो गया, मिक्स वर्मिसेली होगी, ये सब चीज़ें आप उसके अंदर, मतलब चॉकलेट चिप्स आ गए, तो ये चीज़ें उसके अंदर आप यूज़ करें, और बहुत बेहतरीन चीज़ है। और मतलब मेनली जो खाई जाती है गर्मियों में, दूध के आइटम जो है गर्मियों में ज़्यादा चलते हैं, बट हमारे पास सर्दियों में भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अभी आजकल तो शादियों का सीज़न है, तो स्पेशली हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं इसके दूध दुलारी की। चले जी, गज़नफ़र फरमाइश आ रही है कि जब आप अगले हफ्ते आएँ तो फिर हमारे लिए, सबके लिए दूध दुलारी और गाजर का हलवा लेकर आइएगा आप, ताकि हमें पता चले ना भाई कि आप जो है वो किस तरह से बनाते हैं और क्या आपकी रेसिपी है। टेस्ट तो हम लोग करेंगे, फिर बताएंगे ना कि गज़नफ़र कैसा बनाते हैं। अच्छा जी, ये बताएं मरियम कि अब जब क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में नाश्ता, ये भी बड़ा एक जो खाने पीने के शौकीन है ना, उनके लिए नाश्ता करना भी ये होता है कि भाई हमें नाश्ते में भी वी नीड समथिंग डिफरेंट। हाँ, हमें प्रॉपर क्या बनाया जा सकता है परफेक्ट नाश्ता कि हेल्दी भी हो और जल्दी से बन भी जाए, और आप जो है ना हेल्दी भी, मतलब आप एनर्जेटिक फील करें पूरा दिन।
देखिए ज़्यादातर तो बॉयल अंडे ही खाते हैं। हाँ। ठंड में तो ज़्यादा यही लेकिन खाए उसमें जाते हैं। क्या ऑल्टरनेट, उसको अंडे के अलावा, ब्रेड के अलावा, पराठे के अलावा क्या ऑल्टरनेट किया जा सकता है? ज़्यादा कुछ लोग पैनकेक्स बना लें। अच्छा, पैनकेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी उसमें भी अंडे आ जाते हैं, तो बच्चों के लिए हेल्दी भी रहता है। सही। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ऑमलेट ही खाए जाते हैं क्योंकि अच्छा। बच्चे और यही करते हैं। हाँ, पराठे ऑप्शनल होता है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो पराठे बहुत चलते हैं। पराठे तो हर तरह के अच्छे लगते हैं। अच्छा, मजे की बात ये, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं ना, वो भी पराठे खा रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो कहते हैं ठीक है हाँ, दिन भर हाँ, कुछ नहीं खाएंगे, चलो जी नाश्ते में थोड़ा सा नाश्ता पराठे ले अच्छा लें। मैं कर भी लेते ऐसे हैं। 2-3 लोगों को जानती हूँ जो कि बड़े मजे से रोजाना सुबह पराठे खा रहे होते हैं, और मैं आपको बताऊंगी ये कौन लोग हैं, कल इंट्रो में मैं आपको जरूर बताऊंगी। खैर, देखिए, पराठे ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा तेल में तल रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल आप अपना बढ़ा रहे हैं। हाँ। आप पराठे सेक भी सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आलू के ना बनाए, सिर्फ चिकन के बना लें। सही। आप उसके अंदर उसी वेजिटेबल्स ऐड कर लें। हाँ। जैसे आलू नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा आप थोड़ा सा गाजर कर लें, सब गोभी और है उसका पेस्ट बना के सब्जी बना के रख लें, वो ऐड कर लें। अलग अलग हाँ। चीज़ों के भी पराठे बनते हैं, लेकिन बनते अच्छे हैं। भी रहते हैं वो। गजनफर, नाश्ता सजेस्ट करें जी, नाश्ता डिफरेंट तो नाश्ता कैसे अभी हो तो सकता है सर्दियों का सर्दियों में? सीजन है। हाँ। हमारे तो पंजाब से आते हैं सरसों का साग और देसी पराठे। अच्छा। इसके अलावा तो नाश्ता नहीं लगता है सर्दियों के अंदर सही। हमें। बाकी इसके अलावा अगर आपने जल्दी में बनाना है तो ब्रेड्स वगैरह, क्रॉसेंट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको। पैन केक, जिस तरह मैम ने बताया आपको, हाँ। पैन केक्स वगैरह, क्रॉसेंट्स, और ये चीज़ें मतलब इजीली आप घर में मतलब स्टोर भी कर सकते हैं। हाँ। बना भी सकते हैं खुद इसको जल्द अज जल्द। और ये बाकी नाश्ता, पराठे के बगैर नाश्ता हमारा नहीं मतलब होता देसी है। फैमिलीज के अंदर तो बिल्कुल पराठे के बगैर जो है वो नाश्ता मुमकिन नहीं है, चाहे बेशक आप डाइट पर हो। हमारे साथ हमारे शेफ्स मौजूद हैं, सूफिया है, गजनफर है, मरियम है। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए और बड़ा मज़ा आया इनसे बात करके, क्योंकि भाई ये जो खाने हैं ना, ये टॉपिक ही ऐसा है कि हर बंदा बड़ा गौर से एंजॉय कर रहा होता है और ये सोच रहा था कल मैंने क्या खाना है। तो आज का शो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। हमारे जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, जो भी वो आप हमें ज्वाइन करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अपना बहुत ख्याल रखें और कल फिर आएंगे आपके लिए नई टॉप स्टोरीज़ लेकर और आपको बताएंगे कि कल क्या अहम खबरें हैं और कल के टॉपिक्स क्या हैं। तो बेहद ख्याल रखें अपना, शो से इजाज़त दें। कीप वॉचिंग City at 10।